एक ऐसा एआई टूल जो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है लेकिन आज की तारीख में हर बिजनेस ओनर को यूज़ करना ही चाहिए। N10 आप उसको आपके खुद के सिस्टम में चला सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट। N10 यूज़ करना सेफ है लॉन्ग रन के लिए। और सेफ्टी की अगर बात करें ना तो लोग यूजुअली गलती क्या करते हैं कि सोचना कि हमारा 10 दिन का काम 5 मिनट में हो जाएगा। वैसे एजेंट बन ही नहीं सकता है। आज के तारीख में एसएमई बिजनेस ओनर को कोई एक स्किल सीखनी होगी तो वो कौन सी स्किल सीखनी चाहिए? यूटिलाइजिंग एआई। लेकिन मैंने ऐसे एजेंट्स बिल्ड किए हैं जो चैट जीपीटी नहीं दे सकता है। एक ज्वेलर्स का फोन आया, अभिजीत भाई कुछ ऐसा टूल बनाओ जिससे मैं सोशल मीडिया के लिए रोज एक पोस्ट बना पाऊँ। मैंने उसके लिए एक ऐसा एजेंट बनाया जहाँ पे उसको सिर्फ और सिर्फ अपना ज्वेलरी का इमेज अपलोड करना है, चाहे वो फ़ोन से हो, चाहे वो कैमरा से हो, चाहे वो कैसा भी हो। अब जब वो इमेज अपलोड करेगा तो इमेज अपलोड करने के बाद उसे कुछ नहीं करना है, प्रॉम्प्ट देने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। एक ऐसा झूठ या ऐसी लाई जो एआई के बारे में बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है। सब कुछ हो सकता है, ये सब कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता है। एक बटन दबा दो और आपकी कंपनी में सेल्स हो जाएगा, भले आप रात को सोते रहोगे तभी भी आपका एआई आपके लिए सेल्स करता रहेगा। लेकिन क्या कॉन्सिक्वेंसेज है? क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज बड़ी बड़ी कंपनी वही करती ना, क्यों लोगों को हायर करती? 3 C's का फ्रेमवर्क बनाया हुआ है। C यानी कि कॉस्टली, C यानी कि सो दोस्तों, आज के जो हमारे गेस्ट हैं अभिजीत कलमकर, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एआई एजेंट्स में आते हैं। तो अभिजीत जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। बिलीव मी, आज कितने सारे ऐसे लोग हैं इंडिया में जो ज़्यादातर ऐसे सोचते हैं कि यार हमें एआई यूज़ करना है, एआई के बारे में बहुत ज़्यादा इधर उधर बातें सुनते हैं। लेकिन बिलीव मी 99% से भी ज़्यादा परसेंट ऐसे लोग रहेंगे जो शायद एआई का मीनिंग उनको यही लगता है चैट जीपीटी में बस बातें करते हैं और बस लगता है कि मुझे एआई आता है। मुझे एग्जैक्टली आप बताइए कि डिफरेंस क्या है, एआई एजेंट क्या काम करता है और चैट जीपीटी से वो कैसे डिफरेंट है, ऑब्वियसली, लेकिन कैसे है? राइट, सो थैंक यू सो मच सर फर्स्टली इनवाइट करने के लिए, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस पॉडकास्ट। चैट जीपीटी का जैसे आपने बोला, जब चैट जीपीटी आया उसके बाद लोगों ने चैट जीपीटी को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। एंड एट दैट टाइम व्हेन इट वाज न्यूली अराइव्ड, उस टाइम पे सीन ऐसा था कि लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, मेल्स लिख रहा है हमारे लिए, और आज 80% लोग उससे वही करवा रहे हैं। करेक्ट, मेल्स लिखवा रहे हैं। ही इज़ नॉट चैट जीपीटी, ही इज़ अ मेल जीपीटी, हु इज़ व्हाट आई थिंक। क्योंकि लोग, मेरे आसपास जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ ना, एवरीवन इज जस्ट राइटिंग मेल्स। बट यहाँ पे ना अब जाके चैट जीपीटी को लोग थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखने लगे, थोड़ा डिफरेंट तरीके से यूज़ करने लगे। ठीक है, अब चैट जीपीटी की जब कैपेबिलिटीज़ लोग देखते हैं ना, फार बाय डिफरेंट लेवल जो पहले थी और अब भी है। करेक्ट। अब मुझे ऐसा लगता है एजेंट जो है ना, वो क्या करता है, इस पूरी थियोरी को चेंज करता है। चैट जीपीटी पे आप एक सवाल पूछो, चैट जीपीटी आपको आंसर करने वाला है। लेकिन चैट जीपीटी जैसे और भी एआईज है, जैसे क्लॉड है, क्लॉड आपके लिए बेस्ट कोडिंग करेगा। चैट जीपीटी आपको जेनेरिक आंसर जो भी है वो बेस्ट पॉसिबल आंसर्स देगा। जेमिनाई जो है वो आपके लिए कोडिंग भी करेगा, आपको बेस्ट प्रॉम्प्ट्स भी देगा, आंसर्स भी देगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट वेब सर्च कैपेबिलिटीज़ भी है, जो अभी फिलहाल चैट जीपीटी, क्लॉड सब में है। बट स्टिल जेमिनाई एक डिफरेंट काम करता है, चैट जीपीटी एक डिफरेंट काम करता है, क्लॉड एक डिफरेंट काम करता है। तो इन तीनों की कैपेबिलिटीज़ अगर हमें मिक्स करनी है तो सिंपल भाषा में वो बन सकता है कि एआई एजेंट। अमेजिंग। 4 एआई एजेंट्स यानी कि 4 एआईज को एक साथ करो और आपका एक काम करवा के ले लो, दैट इज़ अ सिंपल एआई एजेंट। एआई एजेंट को आप जैसे आप चाहते हो वैसे आप मैनिपुलेट कर सकते हो, जैसे चाहते हो आप मोल्ड कर सकते हो, आप कस्टमाइज़ करना चाहते हो, जितना पॉसिबल कस्टमाइजेशन आपको करना है उतना उसमें हो सकता है, जो चैट जीपीटी में पॉसिबल नहीं है। करेक्ट। चैट जीपीटी में फॉर एग्जांपल अगर एक पीएचडी लेवल डेटा दिया हुआ है, उसने ट्रेन करके एक डेटा रखा हुआ है, अब आपको उससे छोटे सवाल पूछने तो आपको ऑब्वियसली आंसर करेगा, लेकिन आप फिर भी जो पैसा भर रहे हो दैट विल बी फॉर $1 मिलियन दिस थिंग, जो पीएचडी लेवल डेटाबेस है। अब हो सकता है कि आपको बहुत जेनेरिक क्वेश्चंस है एवरीडे लाइफ के और मेडिकल क्वेश्चंस है, उसमें आपको उतने बड़े डेटा की भी ज़रूरत नहीं है, उतना बड़ा पैसा भरने की भी ज़रूरत नहीं है। बट द थिंग इज़ दैट कि एक एआई एजेंट जो सिर्फ मेडिकल पे ट्रेंड है, ओनली मेडिकल, तो वो आपका सिर्फ मेडिकल का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। इसमें एआई एजेंट में पूरी फ्लेक्सिबिलिटी, एक कैपेबिलिटी होती है आपके कस्टमाइजेशंस को हैंडल करने की और आपको वो जवाब देने की जो आपको शायद हो सकता है कि चैट जीपीटी से ना मिले, या फिर हो सकता है कि वो चैट जीपीटी से आपको एक एक्सपांडेड फॉर्म में मिले, लेकिन आपको उतने एक्सपांडेड फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। तो ये चैट जीपीटी सिंपल है। चैट जीपीटी जो है वो एक एआई है, एआई एजेंट जो है उसमें 10 एआईज मिक्स करके आप आपके हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। अमेजिंग, अमेजिंग। एक बिजनेस ओनर के पर्सपेक्टिव से अगर मैं सोचूं कि मुझे ऐसे 5 यूज़ केसेस बताइए जिससे मैं एआई ऑटोमेशन या एआई एजेंट को अपने डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकूँ, कहाँ कर सकता हूँ? गॉट इट। तो सबसे पहला यूज़ केस जो मेरे दिमाग में आ रहा है दैट इज़ लीड्स। सबसे बड़ा हेडेक होता है लीड्स को नर्चर करना और लीड्स को क्लासीफाई करना।
लीड का कॉल आया, लेकिन क्या वो सच में हॉट लीड है या नहीं है ये नहीं बोल सकते लोग आज के इसमें। मतलब दो पर्सपेक्टिव है इसके भी। एक आदमी अगर पूरा बहुत लंबा फॉर्म भरेगा तो ऑब्वियसली वो हॉट लीड है, लेकिन उस फॉर्म में उसकी अर्जेंसी कितनी है। अगर उस फॉर्म में पूरा भरने के बाद भी वो सिर्फ 10,000 पे करने के लिए तैयार है, तो हमारी टीम को हम उस फॉर्म पे या उस आदमी पे नहीं लगा सकते फॉलोअप्स के लिए, कांस्टेंट फॉलोअप्स के लिए। तो ये नर्चरिंग सिस्टम जो है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ लीड्स, जब लीड आता है तो वो लीड कितना वार्म है, कोल्ड है या हॉट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ना एआई एजेंट से, तो वो एआई एजेंट आपके लिए गोल्ड माइन है। अमेजिंग। तो वो ये एक केस हो गया। सेकंड केस हो गया आपके एवरीडे मार्केटिंग में आप यूज़ कर सकते हो इसे, ठीक है, चाहे वो छोटे से लेके बड़ी तक कोई भी मार्केटिंग हो। आपने आपका एक कंपनी है, एग्जांपल के लिए पकड़ते, आपका जैसे कंटेंट प्रोडक्शन कंपनी है जो कंटेंट प्रोड्यूस करता है, एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। अब एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे हमें पोस्ट डालने हैं, ठीक है। अब वहाँ पे दो चीज़ें होती है, दो पोस्टिंग्स होते हैं, एक जो हम लोग कैनवा से ऐड बनाएंगे, एक जो हम लोग हमारा खुद का वीडियो बनाएंगे। ये दो चीज़ें पोस्टेड है। और थर्ड वाला जो है दैट इज़ कि आप आपके फ़ोटो के नीचे इन्फॉर्मेशन लिखोगे और वो फोटो डालोगे। ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेट हो सकता है, जहाँ पे आपको लिखने की, सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। वो जाएगा ऑनलाइन एजेंट, वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन आरएसएस में से, फीड्स में से लेके आ जाएगा, और इन्फॉर्मेशन लेके आने के बाद वो आपका खुद का एक पोस्ट बनाएगा जो आपने ब्रांड कैटेगरी उसको दी है, उस ब्रांड कैटेगरी। तो वो एक यूज़ केस हो गया आपका, जो आप एवरीडे बेसिस पे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हो गया इंस्टेंट कॉलिंग, जो टेलीकम्युनिकेशन है। अगर आपके पास अभी कंपनी का बजट है, अभी बहुत सारे जो स्टार्टअप्स है वो यूजुअली फंडेड स्टार्टअप्स होते हैं, और जो बूटस्ट्रैप्ड है उनको भी कैसा है, उनको भी अभी पता चल गया है कि एजेंट और एआई ये साथ में चलते हैं और हमें इसका यूटिलाइजेशन करना ही पड़ेगा, बिकॉज हम नहीं करेंगे तो सामने वाला जो है वो 100% कॉम्पिटिटर करने वाला है। इस चीज़ के लिए मुझे ऐसा लगता है दिस कैन बी ग्रेट कि जैसे ही लीड का कॉल आता है या लीड आता है ना, तो वो सिर्फ गूगल शीट पे ना रहे। अब अगर गूगल शीट पे रहा तो मेरा आदमी उसे, आज सुबह लीड आया है, मेरा आदमी उसे परसों कॉल कर रहा है, तो वो ऑलरेडी सेकंड ऑप्शन ढूंढ चुका है। सो रादर इन चीज़ों के लिए जहाँ पे आपका लीड जो है वो नर्चर हो सकता है, या एटलीस्ट लीड को है ना आपकी तरफ से मैसेज, कॉल या मेल जा सकता है कि भाई हमें तेरा रिक्वेस्ट मिल गया है, दिस इज़ द रिक्वेस्ट जो आपने दिया था, इज़ एवरीथिंग राइट, इफ़ यस वी विल प्रोसीड एंड गेट बैक टू यू बाय टुमारो। तो यहाँ पे क्या है, लीड को एटलीस्ट पता चल गया कि चलो मेरा रिक्वेस्ट ले लिया गया है। करेक्ट। उसको एक थोड़ा सा मेंटली वो सेटिस्फैक्शन रहता है कि मेंटल सेटिस्फैक्शन रहता है कि भाई मेरा लीड ले लिया है, मेरा रिक्वेस्ट ले लिया है, अब कोई तो आंसर करेगा इसे, भले ही उसे ह्यूमन आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हर बिजनेस में ये तो होता ही है कि मैं अगर कस्टमर को जितना ज़्यादा नर्चर करूँगा, जितना ज़्यादा उसके साथ बात करूँगा, तो वो कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ते हैं। होने के चांसेस। और रिकॉल वैल्यू का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फेज होता है। जो रिकॉल वैल्यू है वो आपकी कंपनी के लिए ना एआई एजेंट जो है वो रिकॉल वैल्यू तैयार कर सकते हैं। अब अगर मैं सिंपल आपसे एक सवाल पूछूं कि आपने कल सबसे बेस्ट वाला कौन सा रील देखा था? याद नहीं होगा। और आपने कल कौन सा बेस्ट वाला, सबसे बड़ा वाला वीडियो देखा था? हाँ, याद है। याद है। दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ ऑल अबाउट रिकॉल वैल्यू। तो आप अगर 4 अलग अलग सोर्सेज से क्लाइंट तक पहुंच रहे हो ना, तो रिकॉल वैल्यू क्लाइंट के दिमाग में बढ़ जाती है आपके लिए। नाम अगर 4 बार आए तो वो क्लाइंट उसे देखना चाहता है, या क्लाइंट एटलीस्ट सुनना चाहता है आपका ऑफरिंग क्या है। करेक्ट। और अगर ऑफर स्ट्रांग है तो ख़त्म, वो क्लाइंट कन्वर्टेड है। ये एक सिस्टम है जो मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। फोर्थ सिस्टम की अगर बात करें, कॉम्पिटिटिव रिसर्च, ये सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम मुझे लगता है, जो थोड़ा इंटीग्रेट करना मुश्किल है, बिकॉज अल्टीमेटली हमें किसी और का रिसर्च करना है विच इज़ अ कॉम्पिटिटिव रिसर्च। उसके लिए टूल्स है बड़े बड़े सारे अनडाउटेडली, लेकिन अगेन उन टूल्स में उन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो उन टूल्स में एक्सपर्ट है। करेक्ट। जैसे अगर हमें कॉम्पिटिटिव रिसर्च करना है, एक वेबसाइट, एक क्लाइंट की वेबसाइट है सामने वाले, उसकी रिसर्च करनी है, तो SEM या फिर जो Ahrefs करके साइट्स है, तो ये सारे इंटरनेशनल साइट्स है जहाँ पे हम लोग रिसर्च कर सकते हैं, हाई लेवल रिसर्च। बट इशू क्या है, इसमें AI नहीं है, इसमें सारा मैनुअल रिसर्च है। आप डालोगे SEM रिसर्च या फिर जो Ahrefs है, ये आपको डेटा दे देगा पूरा, बट वो डेटा जो है ना वो अभी का डेटा है, दिख रहा है, पुराना रिकॉर्ड नहीं है। एजेंट आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। एजेंट जो है वो पुराने कुछ रिकॉर्ड्स बता सकता है, एजेंट जो है लेटेस्ट रिव्यूज़ बता सकता है, एजेंट लेटेस्ट क्वेश्चंस बता सकता है जो कॉम्पिटिटर को पूछे गए, और उन क्वेश्चंस के आंसर्स पे आप आपका कंटेंट बनाओ। सो ट्रू। मतलब मेरे जो वीडियोज़ है वो मैं क्या करता हूँ, बेसिकली जब मुझे कमेंट्स आते हैं ना, तो कमेंट्स में से ही नेक्स्ट वाला टॉपिक उठाता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि वो कमेंट का वैल्यूएशन है थोड़ा। अगर बहुत लोग पूछ रहे हैं ना, तो मुझे पता है कि ये टर्म जो है ये मोस्ट सर्च टर्म है। तो यहाँ पे एजेंट जो है आपको मदद कर सकता है आपके कॉम्पिटिटर के सर्च टर्म्स जानने में।
कि कॉम्पिटिटर के पेज पे, उनके रिव्यूज़ पे क्या लोग सर्च कर रहे हैं, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, तो ज़रूरत आपके कंटेंट से फुलफिल हो सकती है। ये 4th यूज़ केस है जो मुझे लगता है। एंड 5th वाला जो यूज़ केस है दैट इज़ आपका खुद का एक जीमेल असिस्टेंट। मैं आपको बताता हूँ जीमेल क्यों, और मैंने क्यों बाकी के प्लेटफॉर्म्स इसमें नहीं पकड़े। बिकॉज आज जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो ना, आपकी जीमेल पे आधे से ज़्यादा एक्टिविटी गूगल के पास है। आप मैप्स पे जाओ, आप कौन से रेस्टोरेंट में गए थे उसका 5 साल का रिकॉर्ड है, सारी चीज़ें हैं। तो वो जो रिकॉर्ड है वो आपके खुद के एजेंट को बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। अगर आप एक खुद का एक जीमेल एजेंट बना देते हो सिर्फ, जो आपको एक क्लासिफिकेशन करके दे दे कि भाई तेरे लिए ये इंपॉर्टेंट मेल थे और ये मेल्स जो है ये रिप्लाई करने बाकी है, ये मेल्स को सब्सक्रिप्शन मेल्स हैं ये छोड़ दे, ये प्रमोशनल मेल्स है ये छोड़ दे, लेकिन ये है 5 मेल्स जो तुझे रिप्लाई करना ज़रूरी है। अमेजिंग अमेजिंग। और अगर मेल का इन्फ्लुएंस स्ट्रांग होना तो ये एजेंट आपके लिए वंडर्स परफॉर्म करेगा। ये एजेंट आपका सबसे ज़्यादा टाइम बचाएगा। और ये मैंने किस एक्सपीरियंस से बोला, ये मेरा खुद का एक, मैं जो बिजनेस साइड ऑफ पार्ट चलाता हूँ ना, उसमें ये मेरा ईमेल पे लिंक्ड है एक एजेंट जो मुझे बिजनेस के लिए कैटेगराइज करके देता है, जो कोलैबोरेशन पर्सपेक्टिव से कैटेगराइज करके देता है। एंड उससे मैंने इतना देखा है कि मेरा एटलीस्ट एक 2x का स्पीड बढ़ गया है इन टर्म्स ऑफ रिप्लाइंग। सो ट्रू। अब अगर मुझे 3 कोलैबोरेशन से 4 कोलैबोरेशन वापस आ रहे हैं जिन्हें मैं ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका हूँ ना, तो वो ऑलरेडी फ्लैग आउट हो जाते हैं और उन्हें एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है हर बार। ऐसा नहीं है कि वो मेल करेंगे तो मैंने पूरा ब्लैंक कर दिया, हर बार एक मेल जाता है कि सॉरी सर, हम लोगों का इसके ऊपर ऑलरेडी बात हो चुका है, इस जोन में हम लोग अभी काम नहीं कर रहे। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो मेल सिस्टम जो है ना, उसने मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया एंड वो भी मुझे मदद करता है रिकॉल वैल्यू लाने के लिए। आज अगर मैं काम नहीं कर रहा हूँ, जैसे एक XYZ ब्रांड था जिनके साथ मैंने काम किया था, तो पहले उनका मुझे मेल आया था, तो पहले वो जिस सेक्टर में काम कर रहे थे ना, उसमें मैं काम नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने उन्हें मेल किया कि मैंने आपका डेटा ले लिया है, मैंने आपका पूरा जो रिक्वायरमेंट था वो नोट डाउन कर लिया है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं अभी इस सेक्टर में एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो शायद हो सकता है कि मैं आपके साथ इस सेक्टर में काम ना कर पाऊँ, लेकिन अगर आपको कल चल के लग रहा है कि आप अगर किसी और AI के सेक्टर में आ रहे हो तो आई वुड बी मोर हैप्पी टू हेल्प यू ओवर देयर। और उनका मुझे 2 महीने बाद मेल आया एंड दैट वाज द बिगेस्ट डील दैट आई क्रैक। ओह अमेजिंग अमेजिंग। तो रिकॉल वैल्यू, अगर मैंने उस टाइम पे मेल रिप्लाई बैक नहीं किया होता तो करेक्ट, शायद हो सकता है कि उन लोगों को लगता कि भाई ये मेल रिप्लाई ही नहीं करता है। और मेरे जो सब्सक्राइबर्स है उनके मेल को मैं क्यों नहीं एजेंट बना रहा हूँ उनके लिए, रीज़न बीइंग कि वहाँ पे आपको कम्युनिटी बिल्ड करनी है। तो जहाँ पे आपको कम्युनिटी बिल्ड करनी है ना, उस जगह पे आप कुछ ऑटोमेट मत करो, बिकॉज वो कम्युनिटी भी एक पॉइंट पे आके समझने वाली भाई ये ऑटोमेटेड है। वो एक कनेक्शन ज़रूरी है, कनेक्शन ज़रूरी है। तो जो आपके बिजनेस पर्सपेक्टिव से चीज़ें हैं ना, उसको आप ऑटोमेट करो, और उसमें जीमेल एजेंट इज़ द बेस्ट वन। तो ये 5 यूज़ केसेस। अमेजिंग अमेजिंग। मैं थोड़ा सा एक लेमन लैंग्वेज में जानना चाहूँगा कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आज का हमारा कोई पॉडकास्ट कोई बिजनेस ओनर देख रहा है, तो उनके बिजनेस के क्या क्या प्रॉब्लम एरियाज़ में AI काम कर सकता है, AI एजेंट बनाकर कैसे वो, सुना तो बहुत है कि भाई लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अकेले काम कर लोगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो एग्जैक्टली ये क्या बज़वर्ड्स है, क्या क्या काम कर सकता है वो बिजनेस में? राइट। सो सर, इसको थोड़ा सा मैं इंटरेक्टिव बनाना चाहता हूँ, रादर दैन गोइंग विथ माई प्लेन आंसर, लेट्स जस्ट मेक इट इंटरेक्टिव। अब मैं इतने दिनों से जो एजेंट्स बना रहा हूँ, लोगों को सिखा रहा हूँ बनाने के, तो उसमें मुझे थोड़ा बहुत है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक समझ आ गया है कि क्या एजेंट क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। सो एक छोटा सा यहाँ पे एक हम लोग इंटरेक्टिव बनाने के लिए एक चीज़ करते हैं, आप मुझे प्रोफेशन दो, मैं आपको यूज़ केस दूंगा। ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जो क्लाइंट्स ढूंढना चाहती है, क्योंकि हर बिजनेस ओनर के लिए सबसे बड़ा पेन एरिया वही होता है सुबह उठ के कि भाई हमारे लिए नए कस्टमर्स कैसे आएंगे, नए क्लाइंट्स कैसे आएंगे, तो उसमें AI कैसे काम कर सकता है? राइट। तो सबसे पहले तो अगर क्लाइंट्स ढूंढने हैं तो जो रेगुलर ट्रेडिशनल मेथड है वो क्या है, उसमें लोग यूजुअली अपने खुद के वीडियोस बनाते हैं, प्रोडक्शन लेवल एडवर्टाइजेस बनाते हैं, ठीक है। अब प्रोडक्शन लेवल एडवर्टाइजिंग में एक लेवल ऑफ एक्सपेंस लगने वाला है, अपने खुद के वीडियोस बनाने में भी प्रोडक्शन लगने वाला है, सेटअप लगने वाला है, ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे AI एजेंट किस तरीके से काम करेगा? AI एजेंट आपके लिए स्क्रिप्ट्स बनाएगा, AI एजेंट आपके स्क्रिप्ट्स को एनालाइज करेगा, उसमें आपको पॉइंटर्स देगा कि ये पॉइंट जो है उसको क्यों लगते हैं कि वायरल वर्दी है, ठीक है। अब आप ChatGPT से स्क्रिप्ट लिखवाओ, वो आपको स्क्रिप्ट देगा, लेकिन आपको फर्दर एक्सपांड करने के लिए उसको 10 और प्रॉम्प्ट्स देने पड़ेंगे। करेक्ट। लेकिन वो 10 और प्रॉम्प्ट्स में जितना आपका टाइम जाएगा, AI एजेंट उसको सॉल्व करेगा। AI एजेंट आपके लिए स्क्रिप्ट बनाएगा, लेकिन वो आपको हर एक पॉइंटर पे जस्टिफिकेशन देगा कि ये क्यों उसे वायरल लगता है, ये क्यों स्ट्रैटेजी जो है वो पहले चल चुके और शायद हो सकता है अभी भी चले। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट राइटिंग में आपका काम हो गया। उसके बाद आप हेजन से आपके क्लोन बना सकते हो, जो कि आज बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। लोग प्रोडक्शन के लिए हेजन
बहुत अलग लेवल पे यूज़ कर रहे हैं। बट डू यू नो कि हेजन छोड़ के भी बहुत सारी अलग चीज़ें हैं। अगर मैं आपको एक चाइनीज़ एआई बताऊँ, ओमनी ह्यूमन, मैंने उसे ट्राई किया, इट इज़ दी बेस्ट जो मैंने आज तक ट्राई किया है। अब उसका डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, लेकिन एजेंट में आप उसको बना सकते हो। ओमनी ह्यूमन का कहीं पे डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलता है। बाइट डांस का ही ओमनी ह्यूमन ट्रेंड डेटा है। अब टिकटॉक का ट्रेंड डेटा आप सोचो कितना बड़ा है, अब उस पर बनाया गया है ये। अब ये आदमी का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, जो आपको बनाना है। अगर आप सोच रहे हो कि ये हॉलीवुड सीन है, इसको हम लोग बना के दिखाएं, तो जो क्लिंग करता है ना, वो ओमनी ह्यूमन ऑलमोस्ट 3 महीने पहले कर रहा था, जो आज क्लिंग पे हो रहा है। अभी लोगों ने VO3 जो है वो यूज़ करके उसे कॉमन कर दिया। आपने मंकी वाले पॉडकास्ट देखे होंगे, मंकी वाले व्लॉग्स देखे होंगे जो VO3 से बनाए गए हैं। लोगों ने अपने अपने खुद के एड्स बनाना चालू कर दिया। अब VO3 का ज़माना जब ख़त्म हुआ धीरे धीरे चल के, अब वो और भी बढ़ेगा, बट स्टिल वो एक स्टॉप आ गया कि चलो वो कॉमन टू एवरीवन हो गया। उसके बाद आ गया क्लिंग। क्लिंग अगर आपको पता है तो क्लिंग ने जो 1.6 वर्जन लाया उसमें उन्होंने किल कर दिया, 2 में भी उन्होंने किल कर दिया, और सारी चीज़ों में क्लिंग जो है वो अभी टॉप लेवल पे परफॉर्म कर रहा है। अभी जो क्लिंग का सिनेमा वर्जन आया, इवन दैट इज़ अमेजिंग, वो डायरेक्टली आपके कैरेक्टर को चेंज कर देता है। तो ये एक मार्केटिंग के लिए ना एक बहुत बड़ा पर्सपेक्ट हो सकता है। सोचो एक नई मूवी आई है, एवेटार है, ठीक है, 2 डिस्क्लेमर है कि कोई इसे डायरेक्टली यूज़ ना करे, बट अगर एवेटार आ गया है और मैं मेरे कोर्स को एवेटार के कैरेक्टर के थ्रू प्रमोट करना चाहता हूँ, तो हो गया। ये जो है ये आराम से हो सकता है। अगर मैं मेरे यूट्यूब चैनल को प्रमोट करना चाहता हूँ तो मैं इसे उस कैरेक्टर के थ्रू प्रमोट कर सकता हूँ। लोगों को एंगेजिंग लगेगा, थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। वो जितना मोकैप वाला पहले काम होता था, मोकैप यानी कि हम लोग फेस पे जो भी चीज़ें लगाते थे और जिससे हॉलीवुड मूवीज़ बनती थी, वो पूरा पार्ट ख़त्म हो गया। लेकिन सोचो अगर ये एजेंट में आ जाए, तो एक एजेंट आपके लिए एवरी डे सुबह 8 बजे आज के दिन का एक न्यूज़ निकालेगा। उस न्यूज़ को आपको जो मटेरियल सेल करना है उससे कंपेयर करेगा कि ये जो न्यूज़ है AI वाला या XYZ जो टेक है वो कैसे कनेक्ट हो सकती है, और उसके बेसिस पे आपको एक वायरल स्क्रिप्ट देगा। वो जो वायरल स्क्रिप्ट है वो सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं दे रहा है, वो आपको लिटरली इन चीज़ों को स्टडी करके इसके पॉइंटर्स दे रहा है कि वाई डज इट थिंक दैट ये वायरल जाने के चांसेस है। तो यहाँ पे इसने ह्यूमन का काम ले लिया। अब आपका पूरा कंटेंट आइडिएशन हो गया, अब हो गया आपका पूरा मान लो शूट हो गया। एग्जांपल पकड़ते हैं, हम लोगों ने सारी चीज़ें ऑटोमेट नहीं की, ठीक है, शूट तो हम लोग पकड़ते चलो हेजन से हो सकता है, बट ऐसा पकड़ के चलते कि चलो मुझे थोड़ा नेचुरलिटी रखना है, तो मैं अगर कैमरा के साथ बात कर रहा हूँ तो रादर आई वुड बी देयर। तो मैंने वो स्क्रिप्ट रिकॉर्ड की जो मुझे AI ने दी है। अब आ गया सबसे बड़ा काम, वो है एडिटर का काम। अब सोचो आपका स्क्रिप्ट हो गया, आपने रिकॉर्ड कर दिया, स्क्रिप्ट में क्या है ऑलरेडी पता है। अगर वो एक AI एजेंट आपके एडिटर को एक फाइल भेजे कि भाई ये है सारे तेरे इमेजेस जो तुझे डालने हैं, ये सारे साउंड इफेक्ट्स जो तुझे डालने हैं, और ये सारी एसेट्स है जो तुझे तेरे एडिटिंग में इंक्लूड करने हैं। अब इस एसेट्स में क्या वायरलिटी ला सकता है, तो यहाँ पे मुझे एक फिल्म फ्लेयर डालना है, यहाँ पे मुझे एक ओवरले डालना है अलग टाइप का, यहाँ पे मुझे टेक्स्ट डालना है। यही चीज़ें होती है जो वायरलिटी को प्रमोट कर सकती है। करेक्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, एडिटर जब बैठेगा, एडिटर अपने दिमाग से सोचेगा, अनडाउटेडली उसको टाइम लगने वाला है, बट अगर ऑलरेडी प्रूवन स्ट्रैटेजी है तो टाइम जो है वो कम हो सकता है, एडिटिंग का जॉब फास्ट हो सकता है। और ये कोई भी एडवर्टाइजिंग में, कोई भी मार्केटिंग एजेंसी में काम आ सकता है। कोई भी मार्केटिंग एजेंसी अपने क्लाइंट्स के लिए यूज़ कर सकती है, बीट प्रोडक्ट, बीट सर्विस, एनीथिंग। देयर इज़ नो एंड टू इट, देयर इज़ नो लिमिटेशन टू इट। अमेजिंग अमेजिंग। मतलब मार्केटिंग का मैक्सिमम काम तो इसमें हो गया, क्योंकि हर बिजनेस ओनर को सबसे पहले वही होता है कि भाई उठ करके पहले सोचना कि कंटेंट क्या बनेगा। कंटेंट ऑटोमेटिक बन गया। आपने बता दिया कि चलो वो वायरल कंटेंट, कोई न्यूज़ चल रही है, उसको मेरे प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया, उसको हेजन से कनेक्ट करके क्लोन बना लिया। मतलब सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो रही है। लेकिन क्या ये एडिटिंग वाला जो पार्ट है जिसके लिए हमें वापस से इंसान के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, क्या वो भी AI से पॉसिबल है? अभी फिलहाल नहीं, रीज़न बताता हूँ क्यों। बिकॉज AI एक लिमिट तक अभी फिलहाल सोच पाता है, ठीक है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा एक फैक्ट बताना चाहता हूँ जो मुझे ऐसे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लोग इसके बारे में ज़्यादा बात भी नहीं कर रहे। तो वो है AI के ना 3 लेवल्स है। एक है ANI विच इज़ आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। तो नैरो इंटेलिजेंस क्या था, बेसिकली जो नेटफ्लिक्स पे हम लोग एक सीरीज़ देखते हैं या एक मूवी देखते हैं, उससे रिलेटेड हमें सजेशंस आने लगते हैं। करेक्ट। दैट वाज अ सिंपल ऑटोमेटेड सिस्टम, या फिर हमारा फिल्टर सिस्टम जो समझ पाता है कि ये फिल्टर पे फेस कौन सा है। ये जो है ये नैरो AI है। सेकेंड है AGI विच इज़ आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। अब ये बहुत बड़ा बज़वर्ड है अभी फ़िलहाल के लिए AGI, कि क्या हम लोगों ने अभी तक AGI स्टेज पे हम लोग पहुँचे हैं। तो AGI क्या करेगा, ह्यूमन की तरह सोचना स्टार्ट करेगा, ठीक है, सोचेगा नहीं, वो स्टार्ट करेगा सोचना कि हाँ चलो ह्यूमंस है, ये क्या सोचते हैं अभी के टाइम पे, या ये क्या कर पाने वाले। बट अगेन
लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि AGI को ह्यूमन की ज़रूरत नहीं है, बट ट्रस्ट मी, ह्यूमन की ज़रूरत AGI को भी पड़ेगी, बिकॉज अल्टीमेटली प्रॉम्प्टिंग एक बड़ा है चीज़ जो correct. उस पर अटका हुआ है अभी भी। प्रॉम्प्टिंग को अल्टीमेटली आपको देना पड़ेगा। आज चाहे कितने भी टेक हेवी हो जाए True. तो भी आपको प्रॉम्प्ट करना ही पड़ता है। आपको एक वीडियो निकालना है, प्रॉम्प्ट करना ही पड़ता है। तो अभी जो स्टेज पे हम लोग है ना, दैट इज हम लोग AGI एंड ANI के स्टेज के बीच में है। तो ये कब पॉसिबल है? एडिटर को रिप्लेस करना तब पॉसिबल है जब हम लोग ये ASI पे आ जाए। ASI क्या है? आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। अब ये सुपर इंटेलिजेंस क्या है? जहाँ पे हम लोगों ने क्वांटम कंप्यूटिंग को एक्सेप्ट कर लिया है। करेक्ट। अब यहाँ पे सारी चीज़ें चेंज होती है। यहाँ पे वो जो एडिटिंग वाला पार्ट है ना, दिस स्टेज अ वेरी स्मॉल पार्ट टू गेट एग्जीक्यूटेड। ये जो है यहाँ पे सारी चीज़ें चेंज होती है, बिकॉज यहाँ पे AI सोच पाता है, खुद को रिपेयर कर पाता है। वो अपनी खुद की बैटरी चार्ज कर पाएगा। जो रोबोट्स हम लोग बात करते हैं वो खुद की बैटरी चार्ज कर पाएगी। इसमें कल चल के एलियन टेक्नोलॉजीज पॉसिबल है नहीं है पता नहीं है, अभी तक कोई प्रूफ नहीं है, बट अल्टीमेटली कंप्यूट पावर जब बढ़ेगा, अभी फिलहाल सारा खेल कंप्यूट पावर पे है, तो यहाँ पे क्या है, कंप्यूट पावर जब बढ़ेगा कैलकुलेशन पावर बढ़ेगा, कैलकुलेशन पावर बढ़ेगा तो मेडिकल फील्ड में हमें एक बहुत बड़ा अपराइज देखने मिलेगा। अब मेडिकल फील्ड में कल चल के आदमी 200 सालों तक जी सकता है, बिकॉज उसके हर एक बीमारी का इलाज मिल गया बिकॉज ऑफ द कंप्यूट पावर। तो यहाँ पे ये जो टास्क है ना, ये आता है AGI एंड ASI के बीच वाला। जैसे आज हम लोग ANI और AGI के बीच में है, हो सकता है कि कल चल के हम लोग वो बीच वाला पार्ट भी एक्सेप्ट करें, जहाँ पे एक एडिटर जो है उसका काम हो सकता है। बट अगेन जैसे मैं अभी सोच रहा हूँ इसे, ठीक है, मुझे ऐसे लगता है कि वो रिप्लेस करने से ज़्यादा उसे कैसे फ्रेंड बना के यूज़ करे ना, वो ज़्यादा बेटर पड़ेगा। हाँ एब्सोल्युटली, क्योंकि आज बहुत सारी जगह पर ऐसा न्यूज़ चल रहा है कि आने वाले 2 साल में अगर AI इसी तरीके से ग्रो करते रहा तो AI मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ को रिप्लेस कर देगा। तो कुछ कुछ जगह पर लाइक इसका फियर भी चल रहा है, एम्प्लॉयज़ डर रहे हैं कि यार हमारी जॉब अनसिक्योर हो जाएगी, या तो बिजनेस ओनर कहीं ना कहीं थोड़ी सेलिब्रेट भी कर रहे हैं कि चलो ठीक है अभी हमें डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। जो 10 घंटे 12 घंटे काम करते थे, 8 घंटे काम करते थे, छुट्टी लेते थे, अभी मैं एजेंट को अपॉइंट कर लूँ, एजेंट को काम दे दूँ 24/7। तो ये सच में क्या पॉसिबल है? क्या सच में होने वाला है फ्यूचर में? सर मैं इसे किस तरीके से लेता हूँ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जितना टाइम मैंने अभी इसमें स्पेंड किया है ना, जो मैं देख पा रहा हूँ उसमें मैं आपको बताता हूँ। अब सिंपल बात है, मेरा एक मतलब मेरा कलीग है स्वप्निल करके, ही वर्क्स फॉर मी, बेसिकली ही डज दी थंबनेल वर्क फॉर मी। मेरे चैनल पे जितने भी थंबनेल्स आप देख रहे हो सब उसने किए हुए, ठीक है। विक्की मेरे पास एडिटिंग करता है। अब ये दोनों भी बंदे ना एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल मिनट, एवरी सिंगल सेकेंड AI पे, चाहे उनका कोई भी वर्क फ्लो रहे, वो लोग AI पे। अब स्वप्निल जो है ना, स्वप्निल जब मेरे पास आया था तो उसने ग्राफिक डिज़ाइन किया हुआ था और मैंने रिक्वायरमेंट डाला हुआ था वीडियो एडिटिंग का। तो स्वप्निल ने जिस एजेंसी से किया हुआ था उन लोगों ने उसको भेजा मेरे पास, एंड ही वाज लाइक कि चलो ठीक है अब आ ही गया हूँ तो, एंड आई वाज लाइक चलो ठीक है अभी आ गया है ना तो मैं इसको ऐसे नहीं भेजूंगा घर पे, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो न्यू एट दैट टाइम कि चलो किसे हायर करना है, वो हायरिंग प्रोसेस मुझे पता ही नहीं था। तो ये बंदा आ गया, मैंने वीडियो एडिटर के लिए पोस्ट डाला हुआ था, ये आ गया ग्राफिक डिज़ाइन के लिए। तब से लेके आज तक मैं आपको बताता हूँ, आज स्वप्निल का कैपेबिलिटी ऐसा है, आप उसको कोई भी काम दे दो, आप उसे बोल दो कि ये पोस्ट मुझे 100K चाहिए, वो आपको वो पोस्ट 100K, मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, बट वो आपको वो पोस्ट 100% वो आपको एक बेटर परफॉर्मेंस देगा जो पहले वाला पोस्ट था, बिकॉज उसको पता चल गया कि क्या होता है। Correct. मेरा जो पेज है इंस्टाग्राम का, सारे ब्रांड्स मांग रहे थे कि इंस्टाग्राम का जो पेज है उसको थोड़ा सा ग्रो करना पड़ेगा, बट बिकॉज इंस्टाग्राम में सबऑर्डिनेट जो साथ में चलता है, 10 डेज में 10,000 फॉलोअर्स तक ऑर्गेनिकली ग्रो किया बंदों ने। मेरा 1 मिनट का भी इंस्टाग्राम पे अभी फिलहाल टाइम नहीं जा रहा है, नॉट इवन 1 मिनट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो मोर ओवर इंक्लिनेशन है दैट इज टुवर्ड्स द लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। तो इंस्टाग्राम पे जो स्क्रिप्ट बना रहा है स्वप्निल, वो एक एजेंट के थ्रू बना रहा है, उस स्क्रिप्ट को एनालाइज एजेंट के थ्रू कर रहा है, स्क्रिप्ट रिसर्च एजेंट के थ्रू कर रही है। अब एजेंट होने के बाद स्वप्निल मुझे एक स्क्रिप्ट भेज देता है स्लैक पे मुझे स्क्रिप्ट आ गया, मैं उस स्क्रिप्ट को रिकॉर्ड करता हूँ। हमारे पास 2 ऑप्शन है, इधर हम लोग इसे भी ऑटोमेट करें, बट व्हाट आई थिंक इसकी सारी चीज़ें ऑटोमेट करेंगे तो वो मेरा नहीं रहेगा, वो कंटेंट वो AI कंटेंट हो गया पूरा, एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू कंप्लीट AI कंटेंट, रादर आई कीप समथिंग ऑफ माई सेल्फ। और मैं लोगों को भी यही चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि आप खुद का भी कुछ रखो भी जो AI को कॉम्प्लीमेंट करे। करेक्ट। तो फिर मैं मेरा जो वॉइस है वो रिकॉर्ड करके दे देता हूँ, आफ्टर दैट माई वर्क इज डन। मेरा वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए मुझे 2 मिनट लगता है, बट दैट पोस्ट हैज़ परफॉर्म 700K 800K। तो इस तरीके से जो पोस्ट परफॉर्मेंस आ रहा है, लोगों को भी समझ में आ रहा है कि हाँ AI जो है यूज़ हो सकता है, एंड सेकेंडली हेजन यूज़ करके वो यूज़ कर रहा है। कुछ जगहों पे हम लोगों ने रेयर केस में ओमनी ह्यूमन भी यूज़ किया है, जो
मतलब वो समझ ही नहीं पाता इंसान कि कौन सा रियल है, कौन सा ओमनी ह्यूमन है। और आज के इसमें तो हेजन भी उसी लेवल पे जहाँ पे इम्पॉसिबल है समझना। Correct. अगर आपका राइट डेटा ट्रेंड है तो ख़त्म। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि है ना, जो लोगों का फियर है ना कि हम लोग इंसान को रिप्लेस करें, वो गलत फियर है। इंस्टेड माई सजेशन वुड बी टीच योर पर्सन AI, सो दैट वो जो पर्सन है ना वो 10x और प्रोडक्टिव हो पाए। एंड रैदर देन कटिंग डाउन ऑन टू कॉस्ट, वी जस्ट इम्प्रोवाइज आर स्ट्रैटेजी टू गेट मोर क्लाइंट्स। करेक्ट 4 काम कम हो जाए, उससे अच्छा 4 क्लाइंट्स और बढ़ जाए। एब्सोल्युटली वो मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा बेटर स्ट्रैटेजी है इन टर्म्स इफ़ वी आर थिंकिंग कि AI रिप्लेस करेगा या नहीं। कुछ प्रोफेशंस है जो शायद हो सकता है कि ना बचे रिप्लेसमेंट से। जैसे हम लोगों ने ग्राफिक डिज़ाइन का बोला, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइन का ऐसा सीन है कि अब ऑलरेडी कैनवा जो है वो एक स्टार्टिंग स्टेज था जिसने धीरे धीरे फोटोशॉप को डाउन करना स्टार्ट कर दिया था। अब मैं आपको 10 यूज़ केसेस दे सकता हूँ जो हम लोग हमारी डेली लाइफ में कैनवा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि फोटोशॉप इज एन एक्सपर्ट स्टफ। करेक्ट कैनवा पे लोग शिफ्ट हो गए, कैनवा पे सब कुछ मुझे मिल रहा है। Correct. ऐसे ही AI नैनो बनाना ऑलरेडी कर रहा है, इमेजेस को एडिट कर रहा है। हम लोगों ने रिसेंटली एक टेस्टिंग किया था जहाँ पे हम लोगों ने वेडिंग इन्विटेशंस बनाए, और वो वेडिंग इन्विटेशंस अराउंड 650-700 रुपये के बीच में हम लोगों ने सेल किए थे। एक दिन में 12 से 15 वेडिंग इन्विटेशन सेल हो जाते थे और नैनो बनाना पे एक प्रॉम्प्ट से बन जाता था। प्रॉम्प्ट भी GPT बना रहा है। तो ये कुछ प्रोफेशंस है जो शायद हो सकता है कि रिप्लेस हो जाए, जाएंगे। बट उन प्रोफेशंस को भी मुझे ऐसे लगता है एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट आज के इसमें लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि AI मुझे रिप्लेस करने वाला है। ट्रू ये आज एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी है और उसे वर्क करना भी ज़रूरी है। 100% कंफर्ट जोन में से बाहर निकलेंगे तब जाके वो होगा। एब्सोल्युटली आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी कि अगर आप एक एम्प्लॉय को एम्पावर करने पे फोकस करो तो वो एक इंसान 10 आदमी का काम कर लेगा। लेकिन ये भी तो कहीं ना कहीं सच्चाई है कि अभी आपकी ही कंपनी में बात करें, स्वप्निल को आपने बताया कि वो स्क्रिप्ट राइटिंग भी कर ले रहा है, एडिटिंग भी कर ले रहा है, सब कुछ कर ले रहा है। लेकिन वही काम अगर आज से AI के पहले के ज़माने में देखें, मतलब साल 2 साल 3 साल पहले देखें, तो मुझे 4 आदमी रखने पड़ेंगे, एक स्क्रिप्ट राइटर, एक एडिटर, एक ग्राफिक डिज़ाइनर थंबनेल बनाने के लिए, एक कोई दूसरा सोशल मीडिया मैनेजर। लेकिन अभी आज वो 4 जन का काम एक बंदा कर ले रहा है। राइट। कहीं ना कहीं ये बेनिफिट भी हो रहा है कि अगर एक पर्सन को मैं ट्रेन कर दे रहा हूँ, एम्पावर कर दे रहा हूँ, AI सिखा देता हूँ, तो वो 4 आदमी का काम अकेला कर लेता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आज बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स, एड्स वगैरह हमें दिखती है, एक बंदे से आप पूरी कंपनी चला लो, या एक बटन दबा दो और आपकी कंपनी में सेल्स हो जाएगा। भले आप रात को सोते रहोगे तभी भी आपका AI आपके लिए सेल्स करता रहेगा। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग इसके कुछ नेगेटिव साइड्स भी हैं जो कोई बात नहीं करता। मतलब क्या सच में ऐसा पॉसिबल है? पहले तो बताइए कि भाई मैं रात को सोते रहो तभी भी सेल्स होते रहे। इफ़ येस, तो इसके नेगेटिव साइड्स क्या है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज है? क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज बड़ी बड़ी कंपनी वही करती ना, क्यों लोगों को हायर करती है? राइट। सो एब्सोल्युटली सर, आई वुड लाइक टू स्पीक ऑन दिस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बोली, बिकॉज यहाँ पे सीन क्या पता है, सारे लोगों का है ना इंक्लिनेशन इज टूवर्ड्स दैट बबल जो बन रहा है ना। तो ये जो आप न्यूज़ देख रहे हो ना, बबल बन रहा है, ये बन नहीं रहा है, ये बनाया जा रहा है। तो ये बबल क्यों बनाया जा रहा है? बिकॉज लोग एक वायरल स्टफ़ के पीछे भागते हैं। वैसा ही AI अभी फ़िलहाल एक वायरल स्टफ़ है, ठीक है, ऐसा भी चीज़ है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका रीज़न मैं क्यों बता रहा हूँ। बीइंग इनटू एन AI फील्ड, व्हाई एम आई सेइंग दिस? बिकॉज AI को मैनेज करना है ना थोड़ा सा मुश्किल है, वो भी इंडियन प्राइसिंग के साथ, अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे एक क्लाइंट है, मेरे पास हेडशॉट के लिए आए थे, हेडशॉट फोटोग्राफी जिसमें मैं यूजुअली करता हूँ काम, तो उसमें मेरे पास एक क्लाइंट आए हुए थे एंड ही वांटेड वॉइस एजेंट्स, ठीक है। अब जब वॉइस एजेंट जो थे, वॉइस एजेंट जस्ट नए नए स्टार्ट हुए थे, लोगों ने यूट्यूब पे वीडियोस देखे, यूट्यूब पे वीडियोस देखने के बाद उन्होंने कॉल किया कि हाँ चलो वॉइस एजेंट हमारा खुद का हमें बनाना है। आई वॉज लाइक वेरी क्लियर विद दैट कि चलो वॉइस एजेंट अभी हम लोग डील नहीं कर रहे, बिकॉज इंडियन नंबर्स का इशू है उसमें बहुत सारा। तो मैंने वॉइस एजेंट जो है उस टाइम पे उनको मैंने कमिट नहीं किया कुछ, लेकिन उन्हें एक सर्विस मिल गई जो कि दुबई से थी एंड दैट पर्सन बिल्ट वॉइस एजेंट फॉर हिम। और इस बंदे ने क्या किया, सबसे पहले तो अभी 1, 2 या 3 महीना मैक्सिमम टेस्ट कर लेना चाहिए था, इज़ वॉट आई थिंक, बिकॉज इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी। अगर हम लोग वो पूरी तरीके से पुराने से रीड ऑफ हो जाए और नई को एक्सेप्ट करने लगे तो पॉसिबल ही नहीं है। अब बंदे ने क्या किया, 3 लोग थे उसके पास, उसमें से तीनों लोगों को निकाल दिया एंड ही वाज लाइक कि चलो मेरा वॉइस एजेंट पे काम हो गया। अभी 3 लोगों का एक अप्रॉक्सीमेट एग्जाम्पल के लिए पकड़ते, 30,000 रुपये सैलरी रहेगा, रिसेप्शन वर्क करते थे, लोगों को कॉल करते थे, कन्वर्ट करने का काम करते थे। 90,000 रुपीज़ का अगर इन्हें एक्सपेंस आ रहा था उस टाइम पे, तो नेक्स्ट 3 महीनों के लिए इनका एक्सपेंस पर मंथ जो है वो 1,40,000 क्रॉस कर गया, बट नॉट इवन अ सिंगल सेल्स डन। अरे बाप रे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, 1,40,000 क्रॉस करने का रीज़न ये था
कि प्राइसिंग इंडिया में अभी फिलहाल वॉइस एजेंट के लिए एफोर्डेबल नहीं है। प्राइसिंग अभी बहुत हाई है, 11 से 15 रुपए के बीच में बेसिक प्राइसिंग आती है वॉइस एजेंट चलाने की पर मिनट। अब प्रॉब्लम क्या है, कॉल सेंटर में अगर हम लोग देखें तो ये हायर लेवल पे धीरे धीरे चल के आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अभी बैंक्स ने स्टार्ट कर दिया है करना, काफ़ी सारे लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, काफ़ी सारे सर्विसेज ने स्टार्ट कर दिया है करना, बट हाउ सस्टेनेबल इज इट राइट नाउ? सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट मैंने देखा है वो है रियल इस्टेट। करेक्ट। दुबई का आधा रियल इस्टेट मार्केट जो है ना, वो वॉइस एजेंट इंटीग्रेट कर रहा है, बट लोग नहीं निकाले, बिकॉज उन्हें पता है कि लोग अगर निकालेंगे तो हमारे पास देयर इज़ नो बैकअप अगर ये फेल हो गया तो। और ये कितना टेस्टेड है। करेक्ट। एक कंपनी जब अपनी गाड़ी निकालती है तो वो 2 सालों तक तो उसे टेस्ट करती है, तब जाके वो रिलीज करती है उस गाड़ी को। तो ये कितना टेस्टेड है अभी तक। और इज इट जस्ट अ बबल कि हम लोग यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं और वो वॉइस एजेंट बनवा के ले रहे हैं अपनी कंपनी के लिए और आदमी को डायरेक्टली निकाल रहे हैं? इट्स ऑफ नो पॉइंट। रैदर आप एजेंट में पैसा डालो बट उस आदमी को उसका एक्सेस दे दो और उस आदमी को बोलो हैंडल करे। अगर वो आदमी उसे हैंडल कर पाया तो एक आदमी के पास पावर रहेगी 10 AI एजेंट हैंडल करने की। तो आपके पास 11 एम्प्लॉय हो जाते हैं एक आदमी देखने के लिए। और अब 11 एम्प्लॉयज जो बिजनेस ला पाएंगे वो 3 लोग जो रखे थे ना वो नहीं ला पाएंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है वो स्किल सेट देना ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को। लोग के पास स्किल सेट जब आएगा लोगों के पास, तब जाके आदमी सोच पाएगा कि चलो मैं इस पे कैसे वर्क कर सकता हूँ बेटर वे में और इसे और कैसे बेटर बना सकता हूँ। अगर स्क्रिप्ट राइटर की बात करें, एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं, तो अगर मैं GPT पे या और कहीं पे भी अगर मैं एक प्रॉम्प्ट देता हूँ वो मुझे स्क्रिप्ट देगा। अब मैं तो स्क्रिप्ट राइटर नहीं हूँ, एज अ क्रिएटर आई एम मोर एक्सपर्ट इन टू टॉकिंग टू द कैमरा बट नॉट द स्क्रिप्ट, राइट। तो यहाँ पे सीन क्या है, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट राइटर का दिमाग चाहिए उसे एनालाइज करने के लिए कि भाई ये स्क्रिप्ट राइट है या नहीं है। ट्रू। अब ये एजेंट जो है अभी उस पार्ट पे है जहाँ पे ये एनालिसिस कर रहा है, बट स्टिल एजेंट को भी एक ह्यूमन की ज़रूरत पड़ रही है। सो ह्यूमन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर राइट नाउ फॉर रनिंग एनी AI बिजनेस। उसके सिवा वो AI बिजनेस हो ही नहीं सकता। और ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका ये भी इम्पैक्ट पड़ रहा है कि आज जितने भी लोग चैट GPT या जो भी AI एजेंट्स को कंपनी में इंटीग्रेट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जा रहा है। और आज क्रिएटिविटी लेवल लोगों का ख़त्म हो जा रहा है। आज मैंने ही एक पर्सन को बोला कि भाई आप एक मुझे पोस्टर बना के दो, तो उसने चैट GPT या जेमिनाई से बना के दिया। अभी मैंने उसको नेक्स्ट डे बोला कि भाई एक काम कर, तू ऐसे ही कुछ डिज़ाइन बना के दे लेकिन विदाउट यूजिंग AI टूल्स, तो उसका फिर दिमाग चलना ही बंद हो गया। तो वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में जो लोग GPTs और एजेंट्स के ऊपर डिपेंड है वो उनको इम्पैक्ट भी करेगा, राइट। इसके 2 साइड्स है सर। एक जैसे अगर हम लोग बोले कि अभी जैसे कंप्यूटर्स पे हमारा डिपेंडेंसी आ गया, अब कंप्यूटर्स बंद नहीं होंगे, इवॉल्व होंगे, तो वो डिपेंडेंसी सस्टेन कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा पार्ट है जो हम लोग सॉफ्टवेयर अभी बात कर रहे हैं डिपेंडेंसी, AI वाला डिपेंडेंसी, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ये इवॉल्व ही होगा। तो डिपेंडेंसी आना नॉट अ रॉन्ग थिंग, बट कितना कि आप सोच ही नहीं रहे हो, हाँ वो प्रॉब्लम है। करेक्ट। आप सोच ही नहीं रहे हो, जो AI दे रहा है वो राइट है। अब मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। सो हम लोग बैठे हुए थे, मेरा एक फ्रेंड है, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो उस टाइम पे डॉक्टर ने उन्हें एक सजेशन दिया था, दवाइयों का सजेशन। अब इस बंदे को आदत थी हमेशा सर्च करने की, तो उसने सर्च किया और मुझे फ़ोन किया, मुझे बोला कि यार भाई ये इतना बड़ा डॉक्टर है और ये ऐसी गोली क्यों दे रहा है करके। अब ये गोली जो दी थी उसे, वो थी प्रेगनेंसी के उस टाइम वाली जहाँ पे यूजुअली प्रेग्नेंट लेडीज़ को वो नहीं दी जाती है, ठीक है। ये GPT ने उसे बताया कि ये नहीं दी जाती है। अब ये बंदा थोड़ा टेंशन में आ गया, अब ये डॉक्टर के स्किल सेट पे डाउट करने लगा, ठीक है, कि ये डॉक्टर ने ऐसा क्यों दिया है, ये तो गोली नहीं दे सकते, फिर क्यों दिया। और फिर बाद में जब वो परप्लेक्सिटी पे मैंने डाला और रिसर्च किया, तब समझा इस नाम के 2 गोलियाँ हैं, एक उस पर्पस के लिए और एक जो डॉक्टर्स इंडिया में दे रहे वो एक राइट पर्पस के लिए। तो यहाँ पे इशू क्या है, डिपेंडेंसी के साथ ना मोर नॉलेज इज ऑल्सो डेंजरस। डाउट करने लगते हैं हम, डाउट करने लगते हैं। अगर आपको पता चले कि इस चीज़ में ये प्रॉब्लम है ना, आप उसे रिसर्च करते जाओगे और बाद में वो चीज़ छोड़ दोगे कि भाई नहीं ये बराबर नहीं है, इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम है। लेकिन लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं हम मेरे पास है और सामान अच्छा चल रहा है। करेक्ट। जितना डिपेंडेंसी आएगा अपना, उतना प्रॉब्लम भी होगा, उतने प्लस पॉइंट्स भी है, माइनस पॉइंट्स भी है। बट डिपेंडेंसी ना रहना ज़्यादा बेटर है, बिकॉज इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं जब भी मेरा खुद का स्क्रिप्ट आउट कर रहा हूँ, और इंस्टाग्राम पे जो है दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्लो, बट यूट्यूब के लिए अगर आप देखोगे ना तो देर इज़ नो सिंगल पॉइंटर जो मैं बनाता हूँ, देर इज़ नो सिंगल AI दैट आई एम यूजिंग राइट नाउ। मैं किस लिए यूज़ करता हूँ मैं आपको बताता हूँ, लेटेस्ट ट्रेंड्स को रिसर्च करने के लिए। बिकॉज जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ ना, ये कभी मुझे GPT नहीं दे पाएगा। सही बात। या कभी GPT आपके क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा कि विरल सर ये वाले क्वेश्चन पूछने वाले हैं अभी। सो दैट इज़ वन फैक्टर लैकिंग। लेकिन सोचो अगर सिर्फ GPT पे डिपेंडेंसी आ गई
तो प्रॉब्लम ये है कि आपका और मेरा फ्लो भी मैच नहीं होगा Correct, उस डिपेंडेंसी के ऊपर। correct. वो क्वेश्चन आंसर सेशन हो जाएगा रादर देन इंटरेक्टिव पॉडकास्ट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सही बात है। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर एआई कर ले रहा है और इतनी सारी जगह पर जा रहा है जैसे आपने बताया, तो मुझे ये नहीं समझ रहा है कि इंसान के पास काम बचेगा क्या फ्यूचर में। बट मुझे ऐसा लगता है सर, ये जो अगर आपने एक नेटफ्लिक्स पे, मैं आपको एक एप्पल टीवी पे मैं आपको एक सीरीज सजेस्ट करना चाहता हूँ, साइलोस करके, ठीक है। सो साइलो, SILO। तो सीरीज में उन्होंने क्या दिखा हुआ है कि सारे लोग है ना अंडरग्राउंड बंकर में रह रहे, बाहर की दुनिया पता ही नहीं है किसी को है क्या। अब उन्हें एक रेस्टोरेंट में से बाहर की दुनिया दिख रही है, लेकिन वो पूरी ब्लैक दिख रही है। उन्हें दिख रहा है कि पेड़ है, सब है, लेकिन सब कुछ ब्लैक है। लेकिन जो लोग बाहर जाएंगे, जो लोग बोलेंगे कि हमें बाहर जाना है, तो वो मर रहे बाहर जाके, और वो मरे हुए लोग भी सामने ही दिख रहे। तो ये जो सीरीज़ है ना, ये हमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती है दैट यू कैन नॉट नो व्हाट द फ्यूचर विल बी। कुछ नहीं पता, हो सकता है कि जो फ्रेम हमें दिख रहा है वो वैसा ना हो जैसे बाहर दुनिया एक्चुअल में। साइलो सीरीज़ में मतलब ये थोड़ा सा एक ये है कि हाँ, तो साइलो सीरीज़ में बेसिकली बाहर की दुनिया एक्चुअल ग्रीन है, लेकिन अंदर लोगों को गेशियस दुनिया दिख रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले फ्यूचर में ना काम है नहीं है वो एक पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है पूरी तरीके से। हो सकता है कि अगर इनकेस कंपनीज का ऐसा ही वॉर चलता रहा, जो कंपनीज एक दूसरे के अगेंस्ट अब भी जा रही है कि नहीं इसने बेटर किया तो मैं इससे भी बेटर करूँगा, इसमें हज़ारों जॉब्स पे रिस्क भी आ रही है, हज़ारों जॉब्स पे प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। एंड जैसे हम लोग मूवीज़ में देखते हैं कि एक सिटी लेड बाय रोबोट्स है, तो आज भी वो पॉसिबिलिटी वहाँ पे कुछ कहती है हमें ऑलरेडी। बट देन अगेन दैट्स द पर्सपेक्टिव पार्ट। और जैसे मैंने आपसे कहा, AI को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा लग रहा है पानी, सबसे ज़्यादा लग रहे हैं रिसोर्सेज, जो यही से यूज़ हो रहे हैं। अब हम लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है, एक रिसेंटली मैंने वीडियो देखा था जहाँ पे एक क्रिएटर था, आई एम नॉट श्योर कौन, बिकॉज अचानक से मेरे सामने आया था वीडियो, सो आई डिड नॉट रिसर्च अबाउट इट। बट वो बोल रहा था कि लोग बोल रहे हैं कि ज़मीन है नहीं, बट इतनी सारी कंट्रीज़ में इतनी सारी जगह एम्प्टी है, उसका क्या है पूरी तरीके से। तो ये जो वीडियोज़ है ना, ये हमें एक सोचने के लिए मजबूर कर देते कि भाई वहाँ पे है क्या। इसलिए मैं हमेशा अभी कोई भी चीज़ को है ना दो पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, येस एंड नो। तो इसमें जो मेरा पर्सपेक्टिव इस बारे में है ना कि जॉब्स रहेगी या नहीं रहेगी, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन कंपनी वॉर्स। कि जो कंपनी एक दूसरे के साथ वॉर कर रही है, बट व्हाट अबाउट द रिसोर्सेज। शायद हो सकता है कि कल चल के लोग चांद पे सेट हो जाए, जो एलन मस्क का प्लान ऑलरेडी है, या फिर मार्स पे सेट हो जाए, जो कि अभी ऑलरेडी लोग बात कर रहे हैं। कितना थियोरेटिकल है, कितना प्रैक्टिकल है, वो किसी को नहीं पता। बट अगेन देयर इज अ पर्सपेक्टिव कि ये हो सकता है। लेकिन जो मूवीज़ में आज तक दिखाया गया है वो सब चीज़ें हो चुकी है। जो सिम्पसन्स में बोला गया है वो सब चीज़ें, कुछ फ्रॉड चीज़ें है, कुछ नॉर्मल चीज़ें, बट हो चुकी है। तो जो मूवीज़ में दिखाते हैं कि एपोकलिप्स सिचुएशन कैसा रहेगा, कि लोगों के पास जॉब्स नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, लोगों का जो आज कोविड के टाइम पे जो खाने के लिए या फिर जो राशन भरने के लिए जो प्रॉब्लम था, वो हो सकता है कि कल चल के पानी के लिए हो जाए, बिकॉज AI सिस्टम्स इतने इंटीग्रेट हो रहे हैं एंड देयर इज़ नो स्टॉप। बिकॉज एक आदमी ने निकाला, एक आदमी ने उसे पूरा एक मतलब वर्ल्ड वाइड एक्सेस दे दिया, और अब सारी कंपनीज उसी चीज़ के पीछे कि वर्ल्ड वाइड हमारा बेटर हो। अब आप अगर देखो तो कितनी कंपनीज है जो सिर्फ ऐप बनाने वाले AIs ला रही है, कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं है, बट दे आर गेटिंग एवरी सिंगल डे 200 से ज़्यादा कंपनीज लॉन्च होंगी, आपको देखेगी, जो अपने खुद के ऐप्स बनाने वाला AI ला रहा है। वो AI शायद ज़्यादा हो जाएंगे ह्यूमन से, जो अब भी ऑलरेडी सिचुएशन है। सो ट्रू। आप अभी बीच में बता रहे थे कि सर्वर्स के लिए भी पानी लगता है, ये एग्जैक्टली क्या था आपने बताया? यस, तो सर्वर्स चलाने के लिए ना बहुत सारे पानी की ज़रूरत पड़ रही है, जो AIs की सर्वर्स चलाने के लिए, जो हम लोग हाई पावर कंप्यूट पावर्स लेते हैं ना, वो चलाने के लिए। अभी जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग पकड़ते हैं कि जो हमारा PC है, एक हाई प्रोफाइल PC, हाई एंड PC अगर हम लोग लेते हैं तो उसे कूल डाउन करने के लिए हमें वाटर कूलिंग लगता है पूरा। तो वाटर कूलिंग उसी के अंदर घूमते रहता है अल्टीमेटली, तो वहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं है, बट दैट इज़ अ वेरी लेस कंप्यूट पावर जो आज AI के लिए यूज़ हो रही है, वो बहुत ह्यूज है। और जो कल चल के क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए यूज़ होगी, दैट विल बी अ होल डिफरेंट थिंग। कि जितना अगर आप पढ़ोगे हाउ मच वाटर इज़ नीडेड टू रन एन AI, आप अभी भी गूगल पे जाके सर्च करो, आपको समझ जाएगा कि कितना ज़्यादा पानी का प्रॉब्लम कल चल के आ सकता है बिकॉज ऑफ दिस होल AI टेक्नोलॉजी। इवॉल्व होंगे, बट वी आर एक्चुअली गिविंग आउट आवर ओन रिसोर्सेज, जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो फिर फ्यूचर में होगा क्या? फ्यूचर में मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले अगर हम लोग 100 साल पकड़े, तो वी विल बी एट अ होल डिफरेंट लेवल। इधर वी विल बी अंडरग्राउंड और वी विल बी अबव द स्काई। बिकॉज ये जैसे मैंने आपको बोला, साइलो में दिखाया गया है कि लोग अंडरग्राउंड रह रहे हैं,
जो कि बहुत कॉन्सेप्चुअलाइज उन्होंने, अगर आप वो सीरीज देखोगे ना सर, आपको समझ आएगा उन्होंने बहुत कॉन्सेप्चुअलाइज किया है। हर एक चीज़ को उन्होंने इतना अच्छी तरीके से कॉन्सेप्चुअलाइज किया है ना कि जो हमारा एज है अभी, जैसे अभी लाइट्स है या फिर कैमराज है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे वो आउटडेटेड है। जो अभी हम लोग जो लेटेस्ट टेक यूज़ कर रहे हैं ना, वो वहाँ पे आउटडेटेड है। और वहाँ पे वैल्यू है हमारे हार्ड ड्राइव का, बिकॉज उनके पास डेटा का एक्सेस नहीं है, बिकॉज डेटा ने पूरा वर्ल्ड ख़त्म कर दिया। तो डेटा के लिए वहाँ पे वो एक्सेस जो है डेटा का, दैट इज़ ओनली विद दैट हार्ड ड्राइव। तो उन्होंने जो कॉन्सेप्चुअलाइज किया ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सीरीज कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं, मे बी वो उसी थॉट पर्सपेक्टिव से ही करते होंगे कि कल क्या होने वाला है। तो जैसे मैंने बोला, टुमारो इधर वी विल बी अंडरग्राउंड और इधर वी विल बी अबव द स्काई, इनटू द स्पेस। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, ग्रेट। बहुत बहुत अच्छा डिस्कशन जा रहा है और मुझे तो बहुत सारी चीज़ें सीखने मिल रही हैं। आई होप आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने मिलती रहेगी। सर वापस से बिज़नेस के बारे में बात करते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जिनकी समझो D2C ब्रांड है, किसी का कोई रिटेल शॉप है। अगर हम उनके बारे में बात करें, अभी आज मैं उनको बहुत बार देखता हूँ, अगर सपोज़ करो किसी का सर्विस बेस्ड है, ये तो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उनको जब भी कोई भी ऑर्डर आता है, रात को 2 बजे भी उनको ईमेल चेक करना पड़ता है, फ़ोन उठाना पड़ता है, कोई पूछेगा कि मेरा ऑर्डर क्या हो गया, कभी आ रहा है। तो क्या ऐसे सारे काम को भी AI एजेंट्स के थ्रू ऑटोमेट किया जा सकता है? यस सर, एब्सोल्युटली। अब अगर हम लोग स्टेजेस की बात करें ना, तो ये AI एजेंट में एक फर्स्ट स्टेज काम हो सकता है जो कि आराम से ऑटोमेट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए पकड़ते, एक बिजनेस ओनर अगर ये पॉडकास्ट देख रहा है, तो वो अपने आपके प्रॉब्लम को एनालाइज करे और इससे कंपेयर करे कि क्या उसका प्रॉब्लम इसमें बैठता है। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट वो प्रॉब्लम डिटेक्शन है कि आपका कौन सा प्रॉब्लम आप ऑटोमेट करना चाहते हो। ऐसा ना हो जाए कि आप ऐसा प्रॉब्लम ऑटोमेट कर रहे हो जिसे आपको करने के लिए 1 मिनट लग रहा है और AI को करने के लिए 10 मिनट लगने के बाद भी आपको उसको उतना कॉस्ट देना है। तो वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिफर करता है। लेकिन जैसे आपने मुझे एग्जांपल दिया कि ऑर्डर्स का समरी, एग्जांपल के लिए पकड़ दे, रात को 2 बजे ऑर्डर आया, तो उस ऑर्डर का समरी का कुछ हो सकता है क्या? तो हम लोग एक ऐसा AI एजेंट बना सकते हैं जो कि लिटरली रात को 2 बजे से चाहे कोई भी टाइम हो, 24 आवर्स में कोई भी टाइम हो, वो उस टाइम पे जो भी ऑर्डर आएगा वो ट्रैक करेगा, आपके एक बैकलॉग में रखेगा और एक ट्रिगर्ड टाइम पे उस इंसान को उस ऑर्डर्स के समरीज देगा। वैसे ही सेम लीड के लिए हो सकता है। अगर रात को 2 बजे 3 बजे लीड्स आ रहे हैं, तो वो लीड जो है वो सच में जेन्युइन है या नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल के लिए पकड़ते, हम लोग अगर 24 घंटा तो दे नहीं सकते, और जो बड़ी कंपनीज़ है वो यूजुअली 2 शिफ्ट्स में काम करवाती है लोगों से, एक सुबह का शिफ्ट हो गया, रात का शिफ्ट हो गया, तो उनका शायद मिस होने के चांसेस कम है इसमें। बट जो एक आदमी है जो उस पोजीशन पे बैठा हुआ है, जो उस काम को देख रहा है, उसे तो समरी मिलना ज़रूरी है वो टाइम पे। तो वो जो है वो ट्रिगर्स के थ्रू हो सकता है। और हम लोग ये जो ट्रिगर्स है ये सुबह लगा सकते हैं, रात को लगा सकते हैं, एक समरी ट्रिगर लगा सकते हैं जो कि आपको एवरी डे सुबह 8 बजे आपका टाइम है, आप फ़ोन पे जब अवेलेबल रहोगे, जो भी टाइम आप डालोगे उस टाइम पे आपको वो उस पूरे ऑर्डर्स की समरी दे देगा, आपको वो लीड क्वालिफिकेशन भी दे देगा कि भाई ये लीड क्वालिफाइड है या नहीं है, ये कितनी हॉट लीड है। करेक्ट। सो ये जो था ना सर, ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम था जो मुझे लग रहा था AI एजेंट बिजनेस में, बिकॉज ये सारी चीज़ें ना N10 के थ्रू या किसी AI एजेंट के सॉफ्टवेयर के अंदर जाके करनी पड़ती थी। अब इसका इशू क्या है, इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा पूरा फ्रंट एंड जो सामने वाले को दिखे। अब ये भी 1-2 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, जैसे कुछ सॉफ्टवेयर्स पे मैं भी काम कर रहा था, गो हाई लेवल वगैरह जैसे सॉफ्टवेयर है उनके ऊपर मैं काम कर रहा था ना, तो गो हाई लेवल इंडिया में लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ठीक है। जस्ट फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं, जस्ट टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। बट मैंने जब यूज़ किया ना उसे, अब मेरा वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर नहीं था जो मैं यूज़ करता था, बट ट्रस्ट मी, एक एजेंसी ओनर अगर इस सॉफ्टवेयर में N10 को कंबाइन करे ना, तो ही कैन गेन दी सुपर पावर। और अगर आप रिसोर्सेज सर्च करोगे, आपको कोई रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, यूट्यूब पे गिन चुन के 4 वीडियोस मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ, गो हाई लेवल एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एजेंसी सॉफ्टवेयर है जहाँ से आप आपके क्लाइंट्स को मैनेज कर सकते हो, सारी चीज़ें हो सकती है। क्लाइंट्स की लीड्स आ गए, वो क्वालिफाई हो गए, क्लाइंट्स का एक कॉन्टैक्ट लिस्ट बन गया, उनको आप न्यूज़ लेटर्स भेज सकते हो, उनको आप आपके लैंडिंग पेज पे ला सकते हो, फनल्स क्रिएट कर सकते हो। गो हाई लेवल यही करता है। लेकिन अगर AI एजेंट उसमें ऐड कर दो ना, दैट इज़ अ होल डिफरेंट थिंग। अब ये क्या है, जो ओनर है उसको सिर्फ लीड्स का नहीं मिला डेटा, उसको लीड्स का माइंड भी मिल गया है इस AI के थ्रू। बिकॉज लीड्स कितने फॉर्म्स पे जा रहा है, कितनी देर फॉर्म पे टिका हुआ है, वो फॉर्म के बारे में भी समझ रहा है। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें इसमें जो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें चेंज कर सकती है। और मैंने बहुत रिसोर्सेज ढूंढने की ट्राई की, कोई रिसोर्सेज नहीं मिले। वाई? बिकॉज इंडिया में $99 $250 प्राइस पॉइंट जो है वो जस्टिफाइड नहीं था अब तक, जो मुझे लग रहा था। लेकिन जब मैंने एक वीडियो बनाया गो हाई लेवल पे, एंड मैं बेसिकली जब काम करने लगा खुद होके, तो दैट टाइम आई गॉट टू नो कि अगर तुम सिर्फ एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कनेक्ट करो ना, इट कैन बी अ पावर हाउस। तो अगर N10 गो हाई लेवल के अंदर कनेक्ट हो रहा है, गो हाई लेवल ऑलरेडी आपको सब कुछ दे रहा है, CRM दे रहा है, सब कुछ दे रहा है।
अब वो एक पार्ट हो गया जो एक बिजनेस को लगने वाला है, बट इसे मेमोरी और इसे इंटेलिजेंस देने का काम हमारा N8N या फिर AI एजेंट्स करेंगे। समझा। तो ये जो है ये पावरफुल कॉम्बिनेशंस मिलके एक बिजनेस को पूरी तरीके से एक सस्टेनेबल वे में चला सकते हैं, क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करवा सकते हैं, क्लाइंट की मेंटालिटी देख सकते हैं, प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं कि ये क्लाइंट ऑनबोर्ड हुआ यानी कि उसके दिमाग में था ऑनबोर्ड होना, लेकिन ऑनबोर्ड होने के बाद अगर वो ना खुश है आपके सर्विस से तो क्यों ना खुश है ये कंपनी जानने का ट्राई नहीं करती। कंपनीज का कभी कभी वहाँ पे काउंटर अटैक होता है कि भाई हमारी तो सर्विस अच्छी थी, इसे ही पसंद नहीं आई, बट कुछ तो होगा कि उसने ऑनबोर्ड करने के बाद भी, ऑनबोर्ड होने के बाद भी उसके ऊपर सवाल उठाया है। तो ये जो सिस्टम है ये AI के थ्रू सॉर्ट हो सकती है। अब ये इट विल बी अ पूल ऑफ सॉफ्टवेयर्स कल चल के, एंड ये एक सॉफ्टवेयर को आप दूसरे सॉफ्टवेयर से कंबाइन अगर करोगे ना, मतलब देयर विल बी नो कैप ऑन व्हाट यू कैन अचीव। लेकिन सर कभी अगर हम छोटे बिजनेस के बारे में बात करें, अगर मेरा कोई छोटा सा बिजनेस है तो ऑब्वियसली बात है मेरे पास इतनी बड़ी टेक्निकल टीम होगी नहीं। तो क्या ये AI एजेंट्स को सेटअप करना, दो सॉफ्टवेयर को कंबाइन करना, कनेक्ट करना, क्या मुझे वो सीखना पड़ेगा या मैं किसी टेक्निकल एजेंसी के ऊपर मुझे डिपेंड रहना पड़ेगा? जितना अगर मैं देख रहा हूँ ना, तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं ना जिन्हें आपको सीख के ही सॉल्व करना ज़्यादा बेटर है। बिकॉज कैसा है, बहुत सारे लोग ये भी गलती कर सकते हैं कि भाई ऑटोमेशन चल रहा है, एजेंट चल रहा है, मेरे कॉम्पिटिटर ने किया तो मैं कर लूँ। ये ना हो इसके लिए एक 3 C's का फ्रेमवर्क बनाया हुआ है। ये 3 C's का फ्रेमवर्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। C यानी कि कॉस्टली, C यानी कि केओटिक, एंड द C लास्ट C इज कंटिन्यूस। अब ये 3 क्या है एग्जैक्टली? तो कॉस्टली में कौन से प्रोफेशंस आते हैं, जैसे HR रिक्रूटमेंट हो गया, काफ़ी कॉस्टली होता है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड रेट्स जो कंपनीज भर रही है दैट इज़ अ वेरी हैवी लोडेड रेट पूरे। Correct. उसके बाद इसमें आ गया कॉल सेंटर्स जो कि अगेन इट्स अ वेरी कॉस्टली थिंग पूरा। तो यहाँ पे ऑटोमेट करने की ज़रूरत है बिकॉज ये कॉस्टली है। सेकेंड हो गया केओटिक, जो सबसे ज़्यादा केओस कहाँ पे आपको मिलेगा? रियल इस्टेट, उसके बाद आपको हेल्थ केयर, ये सारे प्रोफेशंस ऐसे जहाँ पे ना आपको मतलब वहाँ पे केओस इसलिए रहता है बिकॉज कस्टमर्स आ जा रहे होते हैं वहाँ पे, और नए कस्टमर्स का डेटा भी मेंटेन करना है बिकॉज उन्हें वापस भी प्रॉब्लम आ सकता है। अगर एक कस्टमर एक घर खरीदता है, वो हो सकता है कि वापस भी घर खरीदे, तो उसका डेटा मेंटेन करना पड़ता है, उस कस्टमर को रिटेन करना पड़ता है। ये हो गया केओटिक। और तीसरा है कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी कि रेस्टोरेंट्स हो गए या फिर ई-कॉमर्स हो गया, ये सारा कंटिन्यूस प्रोसेस हो गया। अब रेस्टोरेंट जो है इन्हें एवरी सिंगल डे कस्टमर आने वाला है, एवरी सिंगल डे उन्हें केटर करना है। या फिर हम लोग बात करें इसकी जो ई-कॉमर्स है, ई-कॉमर्स में कस्टमर के कंप्लेंट्स, कस्टमर के रिफंड्स, ये सारी चीज़ें जो कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। Correct. तो अगर आपके बिजनेस में ये C 3 है। C's है तो ही आप इन चीज़ों को ऑटोमेट करो। और जो टास्क जो है लोग क्या करते हैं, लोग यूजुअली गलती क्या करते हैं कि सबसे बड़ी गलती है कि सोचना कि हमारा 10 दिन का काम 5 मिनट में हो जाएगा। नहीं, वैसे एजेंट बन ही नहीं सकता है, और अगर बना भी कभी तो वो एजेंट सस्टेन नहीं हो सकता है, और अगर सस्टेन भी हुआ तो वो इतना कॉस्टली होगा कि उसमें पूरी कंपनी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाट इज़ द लेवल ऑफ टाइम। एवरीथिंग शुड बी मेजरेबल। अगर मेजरेबल नहीं है तो प्रॉब्लम है। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, मेरी एक कज़न है, उससे मैंने बात किया था, तो वो अपने बच्चे पे ना हमेशा ऐसे ये जोर डालती थी, पढ़ाई कर, तेरे को सक्सेसफुल बनना है। अब मैंने एक दिन उससे बिठाया और मैंने उससे पूछा कि तेरे लिए क्या है सक्सेस? तो उसने मुझे बोला कि मेरे लिए सक्सेसफुल मतलब ये अच्छा पैसा कमाए। मैंने बोला मेरे लिए 10,000 भी अच्छा है और मेरे लिए 10 लाख भी अच्छा है, तो कौन सा वाला अच्छा तेरा है? अच्छा मतलब तो शी वॉज लाइक कन्फ्यूज, वेरी कन्फ्यूज कि अरे यार अब क्या बोलूँ मैं। एंड दैट टाइम शी टोल्ड कि हाँ चलो मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैंने बोला सोच और मेरे को बता। तो उसने मुझे बोला कि जब ये 1, 2, 3 लाख रुपए महीना कमाएगा तब मैं सक्सेसफुल हूँ ये बोल सकती हूँ, ये सक्सेसफुल है करके तब मैं बोल सकती हूँ। और उस टाइम पे मुझे समझ में आया कि जो मेजरेबल है ना वो कितना हमें गोल अलाइन करने के लिए मदद करता है। अगर आपके पास मेजर है तो आपको पता है कि सक्सेस का मेजरमेंट क्या है, आपका रेशियो क्या है, तो आपके टास्क को सक्सेसफुल बनाने के लिए वो मेजरमेंट आपके पास चाहिए। इस चीज़ में मुझे टाइम लग रहा है तो इसे मैं ऑटोमेट करूँ क्या? अगर वो जो टाइम है वो आपका इतना बड़ा है कि आपको उसको बहुत छोटे टाइम तक करना है तो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज वो सीख के एक रात में नहीं हो पाएगा। वहाँ पे एक्सपीरियंस काउंट करेगा। और एक ऐसा टास्क है जो आप रेगुलर डेली लाइफ में कर रहे हो जिसके लिए 1 घंटा लगता है, तो उसके लिए मुझे अभी 15 मिनट या 20 मिनट लगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 1 घंटे से 1 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट लगे, तो ये छोटे टास्क है जो आप घर पे सीख के भी कर सकते हो ऑटोमेट। तो टास्क के मेजरमेंट पे बहुत सारी चीज़ें बेस्ड है कि कौन से टास्क को हमें ऑटोमेट करना है और इसके लिए कितने एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अगर टास्क 1 घंटे का है ना
तो वहाँ पे आपको वो कॉस्ट ज़्यादा लगेगा AI एजेंट का एज अ बिजनेस ओनर। तो रैदर मेरा सजेशन रहेगा वो एक टास्क को करने के लिए आप खुद सीख सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। और जो टास्क आपको लग रहा है कि आपके बिजनेस में बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर रहा है, तो मेरा सजेशन रहेगा उसको एक एक्सपर्ट के पास दे दो, बिकॉज एक्सपर्ट ऑलरेडी समझता है और एक्सपर्ट को अगर पता है कि प्रॉब्लम क्या है ना, तो वो उसे सॉल्व कर पाएगा अच्छी तरीके से। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बता दी कि टास्क को आप मेजर करो। लेकिन एक चीज़ आपने और बताई कि कॉस्टिंग, कितना चार्जेस लगते हैं। अगेन बिजनेस ओनर के माइंड में ज़्यादातर यही क्वेश्चन होता है कि यार मैं AI ऑटोमेट तो कर दूँ, चलो बाकी सब लोग बोलते हैं एजेंट्स बना लो, ये बना लो, लेकिन एग्जैक्टली उसका कॉस्टिंग आएगा कितना। मतलब कभी कभी ये भी होता है कि मुझे कंपेयर करना है, मतलब आप मुझे बताइएगा कि एक रियल ह्यूमन का पे पैकेज, सैलरी, CTC वॉटेवर वर्सेस एक AI एजेंट को मैं अगर हायर करूँ तो उसमें क्या क्या खर्चे आ सकते हैं और कौन ज़्यादा मेरे लिए इफेक्टिव होगा। राइट, एब्सोल्युटली। तो सर मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी मार्केट में जो अभी फिलहाल ऑफरिंग्स है वो क्या क्या है, सबसे पहले तो उसके ऊपर बात करते हैं। कुछ लोग हैं जो वन टाइम AI एजेंट बनाने का एक बार पैसा लेते हैं और फिर एजेंट हैंडओवर करते हैं, ठीक है। अब हैंडओवर करने के बाद आदमी हमेशा कंफ्यूज रहता है कि अब क्या, ब्रेकडाउन हो गया तो क्या, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो ये वन टाइम एजेंट में मैं बिलीव नहीं करता हूँ। रीज़न बीइंग कि अगर आपका कस्टमर उतना टेक्निकल है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर टेक्निकल है तो उसमें वो पावर भी रखता है खुद करने की, तो वो आपके पास आएगा नहीं उस चीज़ के लिए। तो वहाँ पे जो है, वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक रिटेनर। मतलब यानी कि आप एजेंट बेच रहे हो तो एजेंट को एक कॉस्ट दे दो जो कस्टमर को एफोर्डेबल है, आपके लिए प्रॉफिटेबल है, दोनों भी चीज़ें हो गई। और फिर कस्टमर को एक मंथली रिटेनर, जहाँ पे आप उसके मंथली API कॉस्ट को ट्रैक करोगे, जहाँ पे आप उसके मंथली यूजेज को ट्रैक करोगे और उसका मेंटेनेंस करने में मदद करोगे। तो कस्टमर क्या है, जो भी कस्टमर इस सर्विस को लेगा ना रिटेनर वाली, तो भले रिटेनर भर रहा है, उसको पूरे साल का सोचना है, मंथली सोचना है, पूरे साल का सोचना है, बट वो मेंटली फ्री रहेगा बिकॉज जो एक्सपर्ट है वही उस एजेंट को हैंडल कर रहा है। बराबर है, वो उसका ध्यान रख रहा है बेसिकली कि आपका एक लिमिट के ऊपर खर्चा नहीं हो रहा है, या कहीं ना कहीं अगर चलो कभी कुछ नहीं चल रहा है तो ही कैन फिक्स इट। राइट। तो यहाँ पे कैसा है, डिपेंड करता है कि कस्टमर कौन से लेवल पे अभी बैठा हुआ है। अगर कस्टमर चाहता है कि भाई मुझे कोई भी लोड नहीं चाहिए, टेक्निकल लोड, तो वो रिटेनर प्लस वन टाइम फी, ये दोनों भी चीज़ें, बिकॉज बनाने के लिए एक फ़ी लगने ही वाली है अल्टीमेटली। और एजेंट बिल्डर को भी ये सोचना चाहिए कि भाई उसे एक बार नहीं कमाना है। मार्केट में लोग गलती कर देते हैं कि एक ही बार में सब कुछ कमाने देखते हैं, जो सबसे बड़ी गलती है। मुझे ऐसा लगता है आप एक क्लाइंट को उसके एक टास्क को ऑटोमेट करो, वो क्लाइंट आपके पास 10 टास्क लेके आ जाएगा। सही है, मुझे ये ऑटोमेट करना है। तो एक बार जो पैसा कमाया जा सकता है ना, वो रिस्क बेसिस पे कि क्लाइंट करेगा नहीं करेगा पता नहीं है, लेकिन क्लाइंट संबंध जरूर खराब करेगा। क्लाइंट पहले ही बोल देगा भाई ये महंगा है, इसके पास अगला वाला सर्विस तो नहीं ले सकता हूँ मैं। तो ये एक पार्ट है। उससे अच्छा मेरा सजेशन रहेगा एक एजेंट, एक ऑटोमेशन, एक टास्क पकड़ो, उसे ऑटोमेट कर दो, क्लाइंट को भरोसा आने दो कि टास्क ऑटोमेटेड है, एंड उसके बाद उसे चार्ज करो कि आप किस भी लेवल पे उसे चार्ज करना। और क्लाइंट को भी है ना एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। अभी अगर फॉर एग्जांपल मैं क्लाइंट होता और मुझे दिख रहा है कि भाई मेरा टास्क ऑटोमेट हो रहा है, भले ही मैं कुछ मंथली फ़ी दे रहा हूँ, लेकिन वो टास्क अगर मेरा ऑटोमेट हो रहा है ना, तो मैं वो मंथली फीस भरने के लिए तैयार हूँ। ओके। अगर मैं छोटा कंपनी हूँ तो मैं 15 से 25 हज़ार के बीच में मंथली एक आदमी का सैलरी इस एजेंट के लिए दे सकता हूँ जो मेरे 4 लोगों का सैलरी कम कर रहा है। और अगर मैं एंटरप्राइज हूँ देन देयर इज़ नो थॉट अबाउट इट। ट्रू, मैं 10 लोगों का सैलरी दे सकता हूँ और ऐसे हज़ारों अलग अलग एजेंट छोटे छोटे टास्क के लिए बना सकता हूँ। अमेजिंग। अगेन पर्सपेक्टिव रखो कि एक अगर कोई मेरा छोटा बिजनेस है, मुझे एक इंसान के अंदर कॉस्टिंग दिखता है कि चलो उसको सैलरी देना पड़ेगा, उसको टेबल देना पड़ेगा, उसको PC देखना पड़ेगा, तो उसका कॉस्टिंग मुझे पता है। लेकिन अगर मैं एजेंट बनाने के लिए चाहूँ, तो जैसे अभी आपने बताया कि कुछ ऐसे एजेंसीज होती है या एजेंट बिल्डर्स होते हैं, वो एक रिटेनर या मंथली फीस लेते हैं, दैट इज़ वन कॉस्ट। अपार्ट फ्रॉम इट क्या क्या और खर्चे हो सकते हैं? तो अभी इसमें जो है ना, एजेंट बनाने में सबसे बड़ा जो एक्सपेंस हो सकता है ना, दैट इज़ योर API कॉस्ट। यानी कि एजेंट जो भी इंसान बना रहा है ना, वो अल्टीमेटली 4 AIs को एक साथ मिक्स करके बना रहा है, ठीक है। अब जो कोडिंग करके बना रहा है वो भी अगर करेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बट अल्टीमेटली आपको सर्विस तो बाहर से उठाना पड़ेगा। जो LLM है, जो एजेंट को सोचने के लिए दिमाग देने वाला है, वो खुद नहीं बना सकते हैं क्योंकि खुद बनाने का खर्चा बहुत ज़्यादा है। करेक्ट। तो हम लोगों को अल्टीमेटली बाहर से आउटसोर्स करनी पड़ती है ये सर्विसेज। तो इसमें API जो कॉस्ट है ना, दैट इज़ द प्राइमरी कॉस्ट।
इसमें जो क्लाइंट को आगे चल के लग सकती है उसके यूजेज पे बेस्ड है। अगर AI एजेंट बिल्डर वो उतना सस्टेनेबल है और वो उतना एक्सपर्ट है ना, तो उसे ऑलरेडी इन चीज़ों का मेजरमेंट पता होता है कि अगर मैं एक दुकानदार को बेचूंगा तो कितना API मेरा मंथली जाने वाला है, कितनी चीज़ें मेरी आने वाली है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला है API पे, जहाँ पे मैंने क्लियर किया है कि कॉस्ट कौन भरेगा, क्लाइंट भरेगा कॉस्ट API का या आप भरोगे। तो उसमें दोनों भी एग्जांपल्स है कि क्लाइंट भी भर सकता है, आप भी भर सकते हो। क्लाइंट तब भरेगा जब उसका बिजनेस बड़ा हो, स्केलेबल हो और आपको नहीं पता कि ये कितना स्केल हो सकता है, तब जाके आप क्लाइंट को दे दो। लेकिन कोई भी इंसान के हाथ में ये AI एजेंट वाला शस्त्र तब तक मत दो जब तक आपको पता है कि वो इंसान टेक्निकली साउंड है। एग्जाम्पल पकड़ते, ज्वेलर्स को मैं एक ऐसा एजेंट बना के दूँ जो ज्वेलरी के इमेजेस बना रहा है, इमेजेस से वीडियोस बना रहा है, ठीक है, ऐसा एजेंट बना के दूँ। अब उसे मज़ा आया, अब उसने अपने घर में जो छोटे बच्चे उनको लगा दिया, भाई बना दे इसके ऊपर। उसको जो कॉस्ट लगेगा ना, दैट इज़ नॉट मेजरेबल, उसका कोई अंदाज नहीं है। अब जेमिनाई पे अगर आप VO3 यूज़ करते हो तो VO3 पे ऑफिशियल मॉडल VO3 का यूज़ करने के लिए आपको लगता है $6 एक वीडियो का, 8 सेकेंड वाली वीडियो का। $6। अब प्रॉब्लम क्या है, ये बंदा फटाफट में करने लगेगा, ट्राई कर रहा है, खत्म, उसका वो क्रेडिट तो खत्म हो जाएगा। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड जो बंदे का लिंक्ड है, अगर यह एजेंट बिल्डर एक्सपीरियंस्ड है तो वो कभी ऐसे टास्क के लिए खुद का क्रेडिट कार्ड लिंक नहीं करेगा। ऐसे टास्क के लिए एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट के साथ बनाएगा। और क्लाइंट को भी ये वाला रिस्क इमीडिएटली नहीं लेना चाहिए। क्लाइंट को पहले समझना चाहिए कि AI एजेंट है क्या करेगा, और सारी चीज़ें पढ़ के आगे बढ़ना चाहिए। और जो बिल्डर है उसे भी सारी चीज़ें क्लाइंट को अच्छी तरीके से समझानी ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पे कॉस्ट कुछ भी आ सकता है। अगर API हाथ से बाहर निकल गया या API लीक हो गया तो आपका API रोज़ यूज़ हो रहा है, आप उसके रोज़ पैसे भर रहे हो, अनवांटेड कॉस्ट भरते जा रहे हो, लेकिन आपको उसका फ़ायदा ज़ीरो हो गया। तो यहाँ पे कैसा है, जो बड़ी कंपनीज है वो अगर एफर्ड कर पाती है तो वो अपने क्रेडिट कार्ड लिंक करके ऑटोमेटिकली वो काम करवा लेती है। बट देन अभी के लिए अगर देखें मार्केट के प्राइसिंग के स्ट्रैटेजीज़ के हिसाब से, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें वेरिएबल प्राइसिंग है, मंथली रिटेनर्स होते हैं, API कॉस्ट होता है, दिस इज़ बाय फार द मैक्स जो अभी के लिए लगता है। एक मेंटेनेंस कॉस्ट होता है जो मंथली रिटेनर में ही आता है, एंड एक वन टाइम फी होता है जो एजेंट को बनाने के लिए लगेगा। ओके ग्रेट। आपने बहुत अच्छे से क्लैरिटी से आइडिया दे दी कि क्या क्या चार्जेस लग सकते हैं। अब हम थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आज बहुत सारी ऐसी एजेंसीज भी है। जब भी हम बिज़नेस की बात करते हैं तो कुछ लोगों की सर्विस एजेंसीज भी होती है। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा एक फ्रेंड है जिसकी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है। तो अभी तक वो लोग सिर्फ डरते थे कि यार एजेंट्स जो AI एजेंट्स बन रहे हैं वो सिर्फ खाली वो डेटा एंट्री टाइप काम कर रहे हैं कि लीड आ रहा है वो एक्सेल में डाल रहे हैं, राइट। लेकिन क्या फ्यूचर में उनको मन में डर ये है कि क्या फ्यूचर में AI उनकी स्ट्रेटेजीज़ के बारे में भी सोचने लगेगा, इनफैक्ट क्लाइंट्स को हेल्प करने लगेगा कि भाई ये स्ट्रेटेजी आपको अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो करने लगा तो शायद उनका भी नौकरी खतरे में आ जाएगा। सो सर, आई वुड जस्ट लाइक टू पुट अ लाइट ऑन वन थिंग कि यहाँ पे ना AI एजेंट अगर हम लोग बात करें तो जो रियल मार्केट में चल रहे हुए AI एजेंट्स अभी कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक AI आया था, मानुस AI, चाइनीज़ AI है, काफ़ी ज़्यादा अचानक से नाम हो गया। दैट इज़ नॉट एन LLM, वो किसी और LLM की सर्विस यूज़ कर रहा है। Okay. अपने अंदर GPT यूज़ कर रहा है, क्लॉड यूज़ कर रहा है, जेमिनाई यूज़ कर रहा है, ठीक है। मैक्सिमम जो मैंने देखा हुआ है वो क्लॉड 4.5 सोनेट वगैरह यूज़ कर रहे हैं। अब ये जो है ना, ये आपका कोई भी टास्क कर सकता है। अब ये एजेंट बहुत हायर लेवल पे एजेंट है और मैं इसे एवरी सिंगल डे यूज़ कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई N10 का कोर्स प्लान कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने इस एजेंट को यूज़ करके 100 आवर्स का कोर्स डिज़ाइन करके ले लिया। लेकिन वो जो कोर्स था ना, वो इस तरीके से डिज़ाइन किया कि आदमी ज़ीरो से हीरो कैसे बनेगा, नॉट जस्ट द टैग, द रियल ज़ीरो टू हीरो, कि जब मैं उससे कोई भी प्रॉब्लम दूँ वो सॉल्व करने की कैपेबिलिटी का रहेगा AI एजेंट बिल्ड करते टाइम। तो ये एक जो है, ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि अगर मैं कभी कोर्स बनाऊंगा कल चल के, तो मुझे ऐसा नहीं बनाना है कि चलो मैंने कोर्स लॉन्च किया और वो स्टैग्नेंट हो गया वहाँ पे, कि चलो जो डेटा लोगों को मिला और अगर कोर्स उसमें से अगर प्री रिकॉर्डेड है और लीक हो गया तो वैसे भी ख़त्म सवाल। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं देना था जिसकी वैल्यू लोगों को ना रहे। तो मैंने इसे ना स्ट्रैटेजाइज करने के लिए बहुत टूल्स यूज़ किए। मैंने GPT यूज़ किया, क्लॉड यूज़ किया, जेमिनाई यूज़ किया, डीपसीक यूज़ किया, मैंने और भी क्वेन वगैरह जैसे मॉडल्स है वो भी यूज़ किए, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें यूज़ की। लेकिन ना मुझे वो एक ऐसा रिजल्ट नहीं मिल रहा था जो मुझे कन्विंस करे कि ये राइट स्ट्रैटेजी है, ये राइट पाथ है। अब मैंने सेम, मेरा 2 पेजेस का प्रॉम्प्ट था ये पूरा एक्सप्लेन करते हुए कि मुझे क्या अचीव करना है। ये मैंने डाला मानुस पे। अब मानुस पे डालने के बाद ना मेरा क्रेडिट जो था वहाँ पे अराउंड 800 क्रेडिट्स मुझे लगे। बट आई विल टेल यू द आंसर दैट इट गेव मी वॉज द मोस्ट कन्विंसिंग आंसर।
मतलब उसने मेरे लिए सिर्फ प्लान नहीं बनाया, उसने पूरे स्ट्रैटेजीज लिखे, स्ट्रैटेजीज में ऑब्जेक्शंस लिखे कि ये ऑब्जेक्शन तुझे आ सकता है, इसे कैसे हैंडल करना है। समझा। तो ये जो ऑब्जेक्शन वाला पार्ट है ना, ये हैंडओवर ले लिया, इसका मतलब वहाँ पे ख़त्म। वहाँ पे एआई एजेंट जो है वो ऑलरेडी ह्यूमन को सरपास कर रहा है वहाँ पे ऑलरेडी। तो मानुस एआई अगर आप यूज़ करोगे ना तो आप उसका कैपेबिलिटी जानोगे। ऐसा कोई भी टास्क नहीं जो वो नहीं कर पाएगा। इट्स ऑल इन वन। जैसे आप अगर जीपीटी को बोलोगे मेरे लिए लोगो बना, तो अपनी इमेज लाइब्रेरी में से इमेजेस जो ट्रेंड है उसे उसमें से उठा के आपको एक लोगो बना के दे देगा, जो कि एक अच्छा लोगो है। लेकिन आप मानुस को दे दो, मानुस आपको सिर्फ लोगो नहीं देगा, कौन सा फॉन्ट यूज़ किया है, उसे कौन से लाइब्रेरी में से डाउनलोड किया है, सारे साइटेशंस के साथ देता है। तो आपके पास ईच एंड एवरीथिंग इज़ इन अ प्रूफ्ड मैनर। तो ये जो रिस्क है ना, ये तो हमेशा रहेगी कि जो जॉब जाने वाला भी रिस्क है, और जो ओवरऑल जो हम लोग बोल रहे हैं कि ये हमारे टास्क को ऑटोमेट करके, ये भी रिस्क है। लेकिन ना मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ, इसमें और एक ट्विस्टेड चीज़ है कि किसी भी क्लाइंट के पास ना, जो क्लाइंट बिजनेस कर रहा है ना, उसके पास इतना दिमाग डालने के लिए टाइम नहीं है। करेक्ट। तो चाहे अगर उसे रिप्लेस करने का सोचा भी ना, तो भी रिप्लेस नहीं हो सकता है, बिकॉज उतना टाइम ही नहीं है क्लाइंट के पास कि वो इन चीज़ों में देखते बैठे। सो ट्रू। तो इसीलिए मुझे ऐसे लगता है कि जो टास्क अगर ऑटोमेट भी होगा ना, तो भी क्लाइंट तो बढ़ने वाले हैं। तो जो क्लाइंट अपना टास्क करवा के ले रहा है, नो प्रॉब्लम, आपके पास पूरी दुनिया पड़ी है। एंड आज एआई की वजह से मतलब देयर इज नो बार ऑफ व्हाट यू कैन अचीव इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल क्लाइंट्स। करेक्ट। मतलब अगर हम लोग इंडिया में ढूंढे तो इंडिया में तो क्लाइंट्स है, बट internationally इंटरनेशनली भी नेक्स्ट लेवल क्लाइंट्स है जो आपको मिल सकते हैं। हैं। अभी जैसे मैं मेरे इसमें क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करता था, मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत ही स्टूपिड स्ट्रैटेजी था, लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा पैसा उस स्ट्रैटेजी ने दिया। अब स्ट्रैटेजी क्या था मैं आपको बताता हूँ। मैं गूगल मैप पे जाता था, गूगल मैप पे 3D ऑन कर देता था, और जो 360 डिग्री व्यू आता है ना, उस पे जाता था, रैंडम कंट्री में, रैंडम सिटी में जूम इन करता था, और जूम इन करने के बाद मैं वो जो 3D मैप है ना, उससे घूमता था और सारे रेस्टोरेंट्स देखता था। और एक रेस्टोरेंट का मुझे लोगो दिखा ना, तो मैं उस लोगो को ट्रैक करता था, उनका इंस्टाग्राम पे पेज ढूंढता था, लिंक्डइन पे पेज ढूंढता था, उनका वेबसाइट ढूंढता था, और उन्हें अप्रोच करता था कि सर आपके लोगो में ये चेंजेस हो सकते हैं क्या, मैं आपके लिए ये करके दे दूँ। अब यहाँ पे जब मैंने ये किया ना, तो पहले 10-15 जो मेल्स किए ना, तो मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया था। ये मैं जब ग्राफिक डिज़ाइन वगैरह ये सब करता था उस टाइम का बात, मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आता था उसमें। लेकिन जब धीरे धीरे चल के लोगों को समझने लगा कि हाँ चलो इसमें एक्चुअली मेरा फ़ायदा है, तो मुझे मेरा फर्स्ट पेमेंट जो मिला था दैट वाज $70 का। अब $70 उस टाइम पे पेपैल नया था, पेपैल पे अकाउंट होना इम्पॉसिबल वाला टास्क था उस टाइम पे, और फिर भी मैंने मेरे डैड के नाम पे पेपैल का अकाउंट बनाया, उस पर पैसा ले लिया, भले ही उसमें से कट भी होके आ गए, लेकिन मुझे पोटेंशियल समझ गया कि आप इसमें से भी बिजनेस निकाल सकते हो। तो आप सोचो, अगर आप आज मैप पे जूम इन कर रहे हो और आप आज वो रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हो जिसकी एंट्रेंस से आपको समझ में आ रहा है कि ये पैसा भर सकता है या नहीं भर सकता है, और उसे आप कॉल करो और एक रेस्टोरेंट एजेंट बेचो। अमेजिंग अमेजिंग। और वो कितनी चीज़ें कर रहा है, अगर उसका फॉन्ट आज के ज़माने का है, दैट मीन्स दैट पर्सन विल बी इंटरेस्टेड। ट्रू। अगर आप मान लो कोई बहुत पुराने रेस्टोरेंट को अप्रोच कर रहे हो, शायद हो सकता है कि वो ना अप्रोच करे, बिकॉज उसने लोगो तक चेंज नहीं किया है जो 20 सालों से, वो कभी एआई सर्विसेज नहीं लेगा, बिकॉज वो लोगों को ऑलरेडी पता है कि चलो हमारा बिजनेस सेट है, हमें इतने ही क्लाइंटाइल चाहिए, इतने ही क्लाइंट आते मोर देन इनफ है। बट जो क्लब्स है, पब्स है, बार्स है, उनको आप एक बार सिर्फ स्कैन करो और उनका देखो फॉन्ट क्या है। अगर फॉन्ट आपको आज के ज़माने का लग रहा है, उन्हें अप्रोच करो एआई एजेंट के लिए, वो 100% तैयार है, बिकॉज दे आर टेक रेडी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली 100%। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी। और आज एआई एजेंट बिल्डर, ये जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, जो एक प्रोफेशन आ चुका है, लोग बन रहे हैं एआई एजेंट बिल्डर बन रहे हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं। हम ऐसे बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में तो हम अगले पार्ट में बात करेंगे ही, क्योंकि मेरे ख्याल से आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम एक अपने पॉडकास्ट के एक लास्ट सेक्शन में आते हैं जहाँ पर कुछ रैपिड फायर्स रहेंगे, कीपिंग बिजनेस ओनर्स इन माइंड। हम उनके लिए कुछ तो ऐसी बात करना चाहते हैं, क्योंकि आज का जो ज़्यादातर हमारे जो व्यूअर्स है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसका अगर बिजनेस रहेगा वो सारी चीज़ें बिजनेस के अराउंड बात कर रहे हैं। तो मुझे कुछ रैपिड फायर, कुछ एक क्वेश्चन में पूछूंगा, मुझे रैंडमली आपको जो भी उसके बारे में थॉट आ रहा है मुझे बताइएगा। सबसे पहला, आज के तारीख में अगर किसी भी बिजनेस एसएमई बिजनेस ओनर को कोई एक स्किल सीखनी होगी, तो वो कौन सी स्किल सीखनी चाहिए? यूटिलाइजिंग एआई अपने बिजनेस में, छोटे से लेके बड़ा कोई भी टास्क, बट यूटिलाइज एआई। एक ऐसा झूठ या ऐसी लाई जो एआई के बारे में बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है। सब कुछ हो सकता है, ये सब कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता है, बिकॉज देर आर मेनी रीजन्स फॉर इट। करेक्ट। अगर आपको एकदम ज़ीरो से बिजनेस चालू करना है
और आपको एम्प्लॉय को हायर करना है, तो पहला एम्प्लॉय किसको हायर करोगे, एआई को या इंसान को? आज के ज़माने में मे बी एआई को, बिकॉज मुझे मल्टीपल कैपेबिलिटीज़ मिलेगी, मुझे 24 आवर्स टाइम मिलेगा। जो स्किल पहले चलती थी जैसे कॉल सेंटर्स या तो कस्टमर सपोर्ट, आज की तारीख में वो कहीं ना कहीं फेड आउट हो रहा है। आपको क्या लग रहा है, ये फ्यूचर में वापस आएंगे या अभी वो डेड हो चुके हैं? अगर फ्यूचर में कंट्रोल रहा 50% का, 50% ह्यूमन 50% एआई, दैट बिजनेस विल सक्सीड। 100% एआई 100% ह्यूमन, बिकॉज एरर्स ह्यूमन भी करने वाला है, Correct. एरर्स एआई भी करने वाले। एआई के एरर्स जो है वो मेजरेबल है एंड रिपेरेबल है। ह्यूमन के एरर्स हो सकते हैं कि वापस हो, ह्यूमन छोड़ के जाने का डर होता है। एआई जब तक आप पे कर रहे हो तब तक आपका है ट्रू अल्टीमेटली। ट्रू। तो मुझे ऐसा लगता है 50-50% मैन पावर इज समथिंग दैट आई मोर ओवर बिलीव इन टू। ओके ओके ग्रेट। एक ऐसा एआई टूल जो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है लेकिन आज की तारीख में हर बिजनेस ओनर को यूज़ करना ही चाहिए। N10, ओके नॉट बिकॉज आई मेक वीडियोज बट इट्स वेरी वर्सेटाइल। आप उसको आपके खुद के सिस्टम में चला सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट। आप उसको होस्टिंगर पे चला सकते हो या आप उसको बाकी किसी भी VPS सर्वर पे चला सकते हो, या फिर आप जो भी मतलब क्लाउड सर्वर्स होते हैं उस पे चला सकते हो। और अगर नहीं आप कैपेबिलिटी रखते हो पे करने की तो आप उनके खुद के क्लाउड सर्वर पे भी चला सकते हो। स्टार्टिंग पॉइंट सिंपल है, सीखना। आज रिसोर्सेज इंडिया में नहीं थे, एआई लर्नर्स इंडिया न्यूज़ ने रिसोर्सेज तैयार कर दिए है और एक्चुअली रिसोर्सेज तैयार किए। आप कोई भी हिंदी वीडियो सर्च करो, एआई लर्नर्स इंडिया के बाद ही आए हुए वीडियोज़ है वो सारे। आई एम नॉट सेल्फ बूस्टिंग और सेल्फ प्रमोटिंग माई सेल्फ, बट वॉट आई सॉ इस कि मेरे बिजनेस में जो मुझे प्रॉब्लम आ रहा था ना वो सॉल्व हो रहा था। बट इशू ये था कि लोगों तक पहुंचाने वाला कोई नहीं था। सारे लोग ना ChatGPT, अब आपको तो पता है कि ये ओवरऑल यूट्यूब वाला सीन कैसा है कि एक क्रिएटर का वीडियो आ जाता है उसके ऊपर 1000 वीडियोज़ आने स्टार्ट हो जाएंगे। इशू क्या है, वो हम लोग वहाँ पे ना कहीं हमारा यूज़ केस और नीड केस ही भूल जाते हैं। करेक्ट। तो मुझे ऐसे लगा कि लोगों का यूज़ केस जो है वो इसके ऊपर बहुत सारा बेस्ड हो सकता है, एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड दिस N10 वीडियोज़। तो मुझे ऐसा लगता है N10 एक ऐसा सोर्स है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको एक बार ट्राई करना चाहिए, बट सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी मत लाओ। मल्टीपल चीज़ें रोज़ आने वाली हैं, एक से बढ़कर एक रोज़ परफॉर्म करने वाले हैं। अगर आज भी हम लोग, हो सकता है आज भी अगर हम लोग आज मिड जर्नी पे होते तो हम लोग कभी नैनो बनाना को एक्सपीरियंस ही नहीं करते थे। जो चेंज नैनो बनाना में मार्केट में लाया है दैट इज़ ए ह्यूज चेंज। वो ट्रू। तो अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी ना लाते हुए अगर ट्रायल ही करना है तो गो विथ एजेंटिक सिस्टम्स राइट नाउ। क्या हर बिजनेस में N10 यूज़ करना सेफ है लॉन्ग रन के लिए? और सेफ्टी की अगर बात करें ना तो अगर वो अपने खुद के सर्वर्स पे चला रहे हैं तो उनका डेटा सेफ है, ठीक है। बिकॉज सेफ्टी में 3-4 अलग अलग चीज़ें आती है, उसमें से डेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर उन्हें डेटा इंपॉर्टेंट है वो जो बाहर नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी, तो देन 2 ऑप्शन है। इधर वो अपने खुद के सिस्टम पे चला सकते हैं, बट द सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ टू बी ह्यूज। काफ़ी अच्छा सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, काफ़ी अच्छे इंजीनियर्स चाहिए उसे मैनेज करने के लिए, ट्रस्टवर्दी इंजीनियर्स, बिकॉज डेटा इज़ द मोस्ट क्रिटिकल थिंग राइट नाउ। दूसरा है एंटरप्राइज लाइसेंस के साथ या और किसी लाइसेंस के साथ वो N10 के साथ डायरेक्टली बात कर सकते हैं कि हमारा ये सिस्टम है, आप हमारे लिए इंटीग्रेट करके दे दो। बिकॉज मैंने देखा है कंपनीज गूगल के साथ बात करती है कि हमारा सिस्टम है, हमारे लिए बनेगा ये। तो यहाँ पे डेटा आपका सिक्योर रह सकता है। अगर आप में वो परचेसिंग कैपेबिलिटी है, पावर है, तो वो हो सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ एज अ हॉबी या प्रोफेशन अब भी स्टार्ट करना चाहते हो, आपके बिजनेस में इंटीग्रेट करना चाहते हो अब भी, ठीक है। हम लोग यहाँ पे दोनों पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, वन विद द पर्सपेक्टिव ऑफ सेलिंग एआई एजेंट एज अ बिजनेस एंड वन विद द पर्सपेक्टिव ऑफ बाइंग एआई एजेंट एज अ बिजनेस। तो दोनों भी पार्टीज को ये चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है कि इसमें डेटा हम लोग क्या फीड कर रहे हैं। अगर आप मान लो कोई ऐसी कंपनी हो जो लोगों के क्रेडिट कार्ड्स का टैप रखती हो और फिर डेटा फीड कर रहे हो तो देन इट्स अ वेरी रिस्की थिंग। लेकिन आप ऐसी कंपनी हो जिसको सिर्फ डेटा कस्टमर का आ रहा है, वो डेटा वो जमा कर रहे हैं साइड में, तो ठीक है। बिकॉज वो कस्टमर कैसा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर फोटोग्राफी का देखें तो कस्टमर 4 जगहों पे कॉल करने वाले, तो अल्टीमेटली कस्टमर का डेटा 4 जगहों पे है। ट्रू। और जो बहुत सेंसिटिव एरियाज़ है वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सिक्योर सर्वर होना, खुद का सर्वर होना ज़रूरी है। लेकिन सेंसिटिव एरियाज़ में यूजुअली पैसा होता है, तो वो लोग स्पेंड कर सकते हैं। करेक्ट। ये एंटरप्राइज प्लान होता क्या है और क्या वो छोटे बिजनेस ओनर क्या उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं? राइट। सो मैं आपको बताता हूँ, कोई भी सॉफ्टवेयर जब अपना सॉफ्टवेयर रिलीज़ करता है मार्केट में, तो उसमें एक होता है ट्रायल, एक होता है पेड और एक होता है एंटरप्राइज। तो जो ट्रायल होता है उसमें आप ट्रायल कर सकते हो, 30 दिनों के लिए हो सकता है वो, या फिर कुछ क्रेडिट्स के लिए हो सकता है, महीने के आपको कुछ क्रेडिट्स मिल जाते हैं। दूसरा है पेड वाला प्लान जो रेगुलर एक कोई भी ह्यूमन बीइंग यूज़ कर सकता है। और एंटरप्राइज जो होता है ना, दैट इज़ स्पेसिफिकली यू आर यूजिंग फॉर योर बिजनेस एट अ हायर स्केल। तो अगर आप मान लो पेड वाला प्लान आपके बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हो और आपके लिए सस्टेनेबल है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन जो एंटरप्राइज है उसमें आपको कंपनी की तरफ से सपोर्ट अच्छा मिलता है।
कंपनी आपको खुद हेल्प कर सकती है कस्टमाइज सॉल्यूशंस बनाने में। अगर आपको लग रहा है कि ये इसमें फीचर नहीं है और मुझे चाहिए, तो एंटरप्राइज प्लान में कंपनी आपको हेल्प कर सकती है वो फीचर उस ऐप में आपके लिए डालने के लिए। तो एंटरप्राइज इज काइंड ऑफ अ लाइसेंस। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। एक लास्ट क्वेश्चन, ये इसके बीच में थोड़ा सा क्लैरिटी दे दीजिए कि भाई एजेंट क्या होते हैं, एजेंटिक एआई क्या होता है, एलएलएम्स क्या होते हैं? चेन ऑफ एआईज है अलग अलग, उनमें से ना ये जो है ये 3 छोटे छोटे पार्ट्स है उन चेन ऑफ एआईज में से। तो एक हो गया जनरल एआई जो हम लोग यूजुअली पहले यूज़ करते थे, फिर आ गया एलएलएम, फिर आ गया कॉन्टेक्स्ट अवेयर एआई। कॉन्टेक्स्ट अवेयर, अब एलएलएम जो है वो ऑलरेडी एक बिल्टअप सॉफ्टवेयर है, वो ऑलरेडी एक बिल्टअप डेटा है जिसके ऊपर आपको आंसर्स मिल रहे हैं, वो ट्रेन डेटा है जिसके ऊपर से आपको आंसर्स मिल रहे हैं। एक हो गया कॉन्टेक्स्ट अवेयर एआई, यानी कि उसे कॉन्टेक्स्ट के बारे में पता है, यानी कि उसे पता है कि आपने क्या बोला था, उसमें थोड़ी बहुत मेमोरी है, तो वो हो गया कॉन्टेक्स्ट अवेयर एआई। उसके बाद आता है एजेंटिक एआई, यानी कि आपने 4 अलग अलग एआईज को कंबाइन करके एक एआई बनाया जो आपको आपके काम को फुलफिल करने में मदद कर रहा है। हो सकता है कि जो एजेंटिक एआई एंड एलएलएम, इसमें लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होना, मतलब लाजमी है वहाँ पे कन्फ्यूजन होना। रीज़न मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज जो एलएलएम है वो भी नियर टू कुछ सेम काम करता है, और जो एआई एजेंट है वो भी सेम काम कर सकता है, लेकिन वो अपने बिल्ड करने पे है। अगर मैं वैसा एजेंट बिल्ड करूँगा जो मुझे चैट जीपीटी दे रहा है तो पॉइंट ही नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे एजेंट्स बिल्ड किए हैं जो चैट जीपीटी नहीं दे सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो है ये बहुत रिलेटेबल और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इवन फॉर द ऑडियंस हु इज़ वॉचिंग, उनके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है एक एजेंट के थ्रू। तो मैं आपको बताता हूँ, मुझे एक ज्वेलर्स का फ़ोन आया, उनका बेटा मेरा दोस्त है, उसने मुझे कॉल किया एंड ही वाज लाइक, भाई मुझे कोई तो ऐसा सिस्टम, ऐसा सॉफ्टवेयर कुछ तो दे जिसके ऊपर मैं रोज़ के पोस्ट्स बना पाऊँ, मेरे जो ज्वेलरी वाले पोस्ट है वो। तो मैंने उससे सबसे पहले ना एक छोटा सा डेटा ले लिया कि भाई तेरा कॉस्ट कितना आता है, अभी मॉडल्स का कॉस्ट कितना आ रहा है, तुझे कितना एक्सपेंस लग रहा है। उसने मुझे सारा डेटा दे दिया एंड आई फिगर्ड आउट कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। मतलब अगर इसे एक शूट पोस्ट करना है ना तो 1 लाख रुपए का मिनिमम कॉस्टिंग जा रहा है। अब ये एवरी डे तो वो नहीं कर पाएगा, एक शूट में से 10 दिन भी नहीं चला सकता, लोग बोर हो जाएंगे। तो क्या करना चाहिए इसके लिए? तो मैंने सोचा इसके लिए अब क्या करूँ, ऑलरेडी अवेलेबल सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर वो बना सकता है। अब मैं अगर एजेंट कंपनी चलाता हूँ या मैं अगर एक एजेंट का पेज चलाता हूँ, चैनल चलाता हूँ, तो मैं नया क्या कर सकता हूँ? सो व्हाट आई डिड इज़ कि मैंने उसके लिए एक ऐसा एजेंट बनाया जहाँ पे उसको सिर्फ और सिर्फ अपना ज्वेलरी का इमेज अपलोड करना है, चाहे वो फ़ोन से हो, चाहे वो कैमरा से हो, चाहे वो कैसा भी हो। अब जब वो इमेज अपलोड करेगा तो इमेज अपलोड करने के बाद उसे कुछ नहीं करना है, प्रॉम्प्ट देने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, एंटर कर दो, वो इमेज के 3 वेरिएशन आएंगे, रैंडम वेरिएशंस। अब रैंडम वेरिएशन क्या है? संगीत के लिए एक लड़की आएगी जिसने वो ज्वेलरी पहना हुआ है, एक लड़की आएगी जो साउथ इंडियन अटायर के साथ साउथ इंडियन वेडिंग में वो ज्वेलरी पहन के बैठी है, और एक आएगा लुक जो कि रिसेप्शन वाला लुक है। अब ये 3 लुक्स आ गए। अब मुझे सामने जो है वो दिखे 3 लुक्स, मुझे जो भी बेस्ट लग रहा है उसके ऊपर जब मैं टैप करता हूँ तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम का पूरा कैरोसेल बन के आता है, जहाँ पे पूरी लड़की दिख रही है, एक जूम्ड इन फ्रेम दिख रहा है, एक पूरा क्लोजअप इमेज ऑफ ज्वेलरी दिख रहा है, और सारे इमेजेस कंसिस्टेंट है। अब ये जब हुआ और मैंने इसे ट्राई किया ना, तो मुझे रिटेंशन समझा कि भाई ये इंसान इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और ये सर्विस मैंने 2.5 लाख में बेची, 2.5 लाख का ये वाला सर्विस बेचा है। और ये एजेंट बनाने के लिए मुझे नॉट मोर देन अराउंड एक पकड़ के चलो 3-4 घंटा पकड़ के चलो आप, ये पूरा एजेंट बिल्ड करने में, ठीक है। बट सवाल घंटे का नहीं है, सवाल जो है ना वो उस एक्सपर्टीज़ का है जो मैंने इतने दिनों में गेन की। करेक्ट। तो जो लोगों को अगर लग रहा है कि एजेंट बनाना बेचना बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो वो वैसा नहीं है। आपके एक्सपर्टीज़ पे मैटर करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी पे मैटर करता है, कितना कैपेबिलिटी है आप में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो आप एक्चुअल में। अब उसका प्रॉब्लम सिंपल था, मुझे पोस्टिंग के लिए कुछ तो चाहिए, तो मैंने उसे वीडियोज़ वगैरह ये सब कुछ नहीं दिया, कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं दी, मैंने उसको एक प्रॉब्लम उसका सॉल्व किया जिससे उसने मुझे पैसे भरे। वो सिस्टम जो है वो यूज़ करना स्टार्ट हो गया। अभी वो जो है सिस्टम अभी तक पूरा बीटा पे ही है, टेस्टिंग पे ही है, लोगों को भेज पे क्या क्या है क्या, बट मैंने तो क्लाइंट लॉक कर दिया। अब सोचो अगर आप सिर्फ इंडिया के ज्वेलर्स का लिस्ट निकालो, कितना बड़ा बिजनेस है, कितना बड़ा बिजनेस है। और हो क्या रहा है, एक एजेंट इसे हैंडल कर रहा है। आपको यहाँ पे ह्यूमन की ज़रूरत नहीं है, एक एनालिस्ट की ज़रूरत है जो इसे एनालाइज करे कि भाई ये संगीत वाला है तो बराबर है या नहीं है। सुपर। आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि क्या क्या अर्निंग
स्कोप अवेलेबल है, अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है अगर हम एजेंट्स बना करके सेल भी करें तो। लेकिन आई एम वेरी श्योर कि हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन इस पॉडकास्ट में नहीं करते क्योंकि इसमें ज़्यादातर हमने बिजनेस सेंट्रिक चीज़ें रखी हैं। मैं अगर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप में से कोई भी ये वीडियो अब तक देख रहा है पूरा डिटेल में और अगर आप जानना चाहते हो AI एजेंट्स बनाना सीख जाओ, मैं AI एजेंट्स डेवलप करना सीख जाऊँ और मैं क्लाइंट्स को सेल करना स्टार्ट करूँ, तो मैं क्या क्या चीज़ें अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है और मैं एक बिजनेस के रियल लाइफ के क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आप डिस्कशन चाहते हो तो नीचे कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए। क्योंकि मैं पहले से सर आपका परमिशन ले लेता हूँ कि अगर मोर देन 1000 लोगों ने अगर कमेंट की है पार्ट 2 करके, तो मैं आई एम वेरी श्योर मैं सर के साथ वापस से मैं सर को बुलाऊंगा और पर्टिकुलरली करियर पर्सपेक्टिव से हम बातें करेंगे कि क्या क्या अर्निंग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, नॉट ओनली इन AI एज अ डेवलपर, एज अ बिल्डर ऑफ एजेंटिक AI, बट उसके अलावा भी क्या क्या तरीके हैं जिससे हम पैसे कमा सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में बात होगी, लेकिन उसके लिए आपको एक ही काम करना है, दैट इज़ कमेंट में जाकर लिखना है पार्ट 2। थैंक यू सो मच सर। इस डिस्कशन को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं क्योंकि बिजनेस ओनर्स के लिए तो मेरे ख्याल से ये एक एकदम गोल्ड माइन बन चुका है। मतलब एजेंट्स को कैसे यूज़ करना, क्यों करना और क्या क्या सेक्टर्स में यूज़ कर सकते हैं, वो सारी डिस्कशन आज कर ली है। राइट। हम इसका एक और पार्ट रिकॉर्ड करेंगे अगर सब लोगों का प्यार और मिलता रहा तो, जिसके अंदर हम ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि बिजनेस के कौन से सेक्टर्स में, मतलब सेल्स में क्या हो सकता है, मार्केटिंग में क्या हो सकता है, HR में क्या हो सकता है, अकाउंटिंग फाइनेंस में क्या हो सकता है, इन सारे सेक्टर्स को डिटेल में देखेंगे। और साथ ही साथ हम करियर अपॉर्चुनिटीज़ के भी बारे में बात करेंगे कि अगर कोई करियर डेवलप करना चाहता है तो क्या क्या चीज़ें कर सकता है। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच सर। ऑनर टू बी ओवर हियर सर, थैंक यू सो मच।